ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कितना आसान चैप्टर है देखिए। रिफ्रैक्शन ऑफ आई, रिफ्लेक्शन है नहीं तो बात शुरू होगी सीधे रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन को आप जानते ही हैं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने नेचुरल पाथ से यानी स्ट्रेट लाइन जो जा रही थी उससे डिविएट कर जाती है और उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपकी सुविधा के लिए मैंने डेफिनेशन टाइप दो लाइनें लिख दी हैं, जिससे बच्चा नोट्स बना सके और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप में अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ भी वहां से पा सकते हैं। चलिए, द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा। भाई ये है तो तिरछी, अगर सीधे पड़ेगी नॉर्मल तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल सब पढ़े हुए हैं आप। ऑब्लिकली तिरछी पड़ेगी तो सीधे जाने, ये नेचुरल पाथ था, प्रीवियस पाथ था, इससे डिविएट कर सकती है इधर या इधर चली जाएगी। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन। ये आप जानते हैं, इसमें ज्यादा समय लगाने का कोई औचित्य नहीं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज, ये लॉज भी आपको पता है साहब। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब कुछ एक सेम प्लेन में होना चाहिए। ये भी आप जानते थे कि जो नॉर्मल है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, ये सारा चीजें एक प्लेन में होना चाहिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें आप बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल से लेते हैं हमेशा आप आई, ये नॉर्मल से लिया तो आर, इनका जब आप साइन आई अपॉन साइन आर लेते हैं तो क्या देखते हैं कि ये फिक्स्ड एक क्वांटिटी आती है। ये जो नंबर है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का है विथ रेस्पेक्ट टू 1। हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी के तुलनात्मक होता है, विथ रेस्पेक्ट टू सम मीडियम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इसको कई किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सारी भाषा एक जैसी है, लिखने का तरीकों का केवल फर्क है। तो ये लिखा हुआ है यहां पर, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो पेयर ऑफ मीडिया के लिए होता है, एक जोड़े के लिए होता है। जोड़ा का मतलब पहला और दूसरा मीडियम। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। ये लॉज भी आपने पढ़े थे, बहुत विशेष समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बातें वहां दिखाई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिलेशन और भी कई तरीके से स्टैब्लिश किया जाता है, उसको भी पता होना चाहिए हमको। तो दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसका जब रेशियो ले लोगे तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। ठीक है साहब, तो इसको भी पकड़ के रखिए, ये फॉर्मूला भी वैलिड रहता है और जगह जगह इस्तेमाल होता रहता है। अब देखिए, इसकी बात के बाद एक और रिलेशनशिप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको मिलेगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम में बी डिफाइंड, मे बी ऑल्सो में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेवलेंथ इन दैट मीडियम। यानी म्यू को ये देखिए लिखा है लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम से भी आप रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा, यानी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है। छोटे छोटे नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए डाले हैं बहुत सरल तरीके से, निश्चित तौर पे आपको मजा आ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कई बार ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता था क्योंकि वहां ऑप्टिक्स पढ़ी थी, लाइट पढ़ी थी, और 12th में भी पूछा जाता है कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो साहब देखिए, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स। पहली चीज, नेचर ऑफ मीडियम। भाई मीडियम का मतलब क्या है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 किस तरह के हैं। मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है साहब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। मान लीजिए ये ग्लास है और यहां पर ग्लिसरीन है या ऑयल है, ठीक है, ग्लिसरीन है या ऑयल है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल बदल जाएगा या विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन कुछ और आएगा। तो नेचर ऑफ द मीडियम पे ये डिपेंड करेगा। बड़ी खूबसूरत बात। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, किस तरह की लाइट आप डाल रहे हैं, इसकी लैम्डा कितनी है। लैम्डा अगर रेड है
तो कुछ और मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी की जगह लेमडा अगर वॉयलेट का यूज किया, ब्लू कलर का यूज किया है, ठीक है, तो अगर वॉयलेट का यूज किया है तो उसका मिलेगा, तो उसका मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से वेवलेंथ आप यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर घट बढ़ रहा है तो उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क पड़ने वाला है। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, तो नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं, किस पे प्रभावित करती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलिए आगे की बात देखते हैं फटाफट हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट में एक बहुत ही अच्छा नेचर होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ए फाइनल पाथ ऑफ ए लाइट रे आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शंस and refractions is reversed, it retraces its path exactly। मतलब अगर कोई लाइट रे इधर डालने पर ऐसे मूव कर रही है, प्लेन मिरर रख दीजिए, तो अगर मैं इधर से लाइट डालूं, सम मीडियम सेम रखूं, तो यही पाथ इधर से भी, ये देखिए इधर से जा रही तो ऐसे जा रही, और उल्टा भेज देंगे तो यही पाथ फॉलो करेगी अगर सारा मीडियम सेम है। बात पकड़ में आ रही होगी कि अपने पाथ को 1 से सेकंड पॉइंट जाने के लिए जो रास्ता पकड़ती है, सेकंड से 1 आने के लिए वही रास्ते को पकड़ती है उल्टा। ये जा रही है ऐसे, यहां से लाइट मार देंगे तो चली जाएगी ऐसे। बात पकड़ में आई होगी। जैसे यहां पे प्लेन मिरर रख दीजिए और 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, तो जो पड़ेगी वापस हो जाएगी। तो यहीं से, ये यहां के बाद यहीं से जाएगी, यहां से नहीं जाएगी जहां से आई थी। तो इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, बड़ा काम का और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आपको 10th में भी आपने देखा था कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहां से एक आप इंसिडेंट लाइट डालते हैं, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर होने की वजह से ये लाइट और ये लाइट, रे ऑफ लाइट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। पहली बात दिमाग में रखिए, यानी इंसिडेंट I1 बराबर I2, ये I1 और ये I2 आपका बराबर होगा। दोनों रेस, इंसिडेंट रेस और रिफ्रैक्टेड रेस, आप ये जानते हैं, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं जैसे दिमाग में आ जाए, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लेब में इन दोनों का ये जहां पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या इंटरमीडिएट पार्ट है, इंटरफेस है, मीडियम 1 एयर मीडियम 2 ग्लास के बीच का इंटरफेस है, बाउंड्री है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात, लेटरल शिफ्ट। अब लेटरल शिफ्ट क्या होती है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब एक रे को, इंसिडेंट रे को आप भेजते हैं तो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल तो होती है, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से वो खिसक चुकी होती है। यानी देखिए, ओरिजिनल पाथ ये था जहां वो डाली गई थी, लेकिन अब वो यहां से जा रही है। तो क्योंकि है पैरेलल, इसलिए इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए होंगे बात। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तो आखिर वो कितना होगा। तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया है। एक्स है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, और टी है इसकी चौड़ाई। ये जो स्लैब लिए हुए हैं हम लोग, इसकी चौड़ाई, मोटाई टी है। साइन आई, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, 1 माइनस कॉस आई, जान ही रहे हैं, म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और माइनस साइन स्क्वायर आई। इस फॉर्मूले से लेटरल शिफ्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन के तौर पे लेटरल शिफ्ट क्या होती है बताना पड़ जाए तो ये भी मैंने 2 लाइनें लिख दी हैं जो आप आसानी से याद करके लिख सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident and emergent rays when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel faces। इन दोनों के बीच में दोनों चीजें 90 बना रही होंगी। इस तरह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट की बात की जाती है। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। अब कुछ और कमाल की बातें, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अब क्या किया आपने, ग्लास ले लिया, एक बीकर ले लिया, ग्लास ले लिया, उसके अंदर मान लीजिए ग्लास का जो बॉटम है वो ज्यादा चौड़ा है, समझाने के लिए। तो ये ग्लास का बना है और ग्लास के ऊपर आपने पानी भर दिया। भाई ये ग्लास लिया, पीने वाला ले लो, बीकर ले लो, और इसका जो बॉटम है वो ग्लास का है, कांच का है ना। क्रॉस बनाया है समझाने के लिए, बाकी लाइट जा सकती है। और इसमें पानी भर दिया हमने, ये पानी भर गया,
ठीक, अब यहां पर रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, लाइट हमने ऐसे मारी तो लाइट के साथ क्या होगा वो दर्शाया गया है। तो यहां बेसिकली जो रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट मीडियम से है, कॉम्बिनेशन। ये देखिए यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ वाटर, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा ग्लास। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम से, यानी जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, कॉम्बिनेशन मतलब दो बार मीडियम थे तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या सिचुएशंस रहती हैं? तो एक तो सिचुएशंस रहती है कि कितने भी ये तीन मीडिया की बात की गई है, तो तीन मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइक्लिक ऑर्डर में लिखे जाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखिए ये क्या है, ये 1, ये जो लिखा है 1 to म्यू, इसका मतलब म्यू टू 1 ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे करके आप लिख देंगे तो आप देखेंगे तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात पकड़ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं। तो इन सब की वैल्यू होती है 1, एक दूसरे से कट जाते हैं। दूसरी बात ये समझिए यहां पर कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाला जाता है। और कभी कभी या अक्सर हम लोग जब म्यूजी लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि दूसरी क्वांटिटी एयर है, तो लिखे ना लिखे समझेंगे वही। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं म्यू ट्यू 1 याद करने के लिए, तो उसको लिखा जा सकता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो पहले विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना हो तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख देना। म्यू 2 का मतलब क्या है, यहां एयर लिखा हुआ है, लिखा नहीं था हमने, समझेंगे एयर, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए, जहां जहां इस्तेमाल होगा हम लोग इस्तेमाल करते चलेंगे, ठीक है साहब। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, कुछ छोड़ने के मूड में हम लोग नहीं हैं, जिससे रिवीजन बहुत मजबूती के साथ हो। अब यहां पर क्या रहता है कि आपने ये पढ़ा भी है, क्लास 10th में भी पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो डेप्थ होती है वो एक्चुअल नजर नहीं आती, नॉर्मली वो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। जैसे ग्लास में कोई सिक्का डाल दें आप, ये कोई कांच का ग्लास है, इसमें सिक्का डाल दीजिए, कॉइन, और पानी भर दीजिए, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो सिक्का यहां नहीं दिखेगा, कहीं यहां दिखेगा, ऊपर दिखेगा। स्विमिंग पूल पे खड़े होंगे, पानी भरा है तो उसका बॉटम ऊंचा लगने लगता है, जो रियल है वो नहीं दिखता। उसी की बात की जा रही है एपरेंट डेप्थ की। तो एपरेंट मतलब जहां हमको दिख रहा है, और रियल जहां एक्चुअली है। तो साहब ये हो गई रियल डेप्थ, इतनी यहां से लेकर यहां तक, और जहां ये बंदा देख पाएगा दिस इज एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट है। और ये रे डायग्राम बनाया हुआ, ये बंदे की कहीं किसी बंदे की ये जो देखने और रे का जो कहानी हो रही है उस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है साहब। अब यहां पर इस सिचुएशन में देखिए ये एंगल आई और वगैरह वगैरह बनाया गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसको फॉर्मूले के तौर पे याद रखें, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। तो ये रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ अगर आप निकालेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वही म्यू मिल जाएगा जिसकी चर्चा हम लोग करते आए हैं। और अगर आपसे नॉर्मल शिफ्ट पूछा जाए, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब ये है नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, कितना ऊपर खिसक गया है। तो नॉर्मल शिफ्ट को आप लिख सकते हैं रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस कॉर्ड नॉर्मल शिफ्ट कितना बॉटम से खिसक गया है, d इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इस फॉर्मूले को पकड़ के रखे, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज अपेरेंट डेप्थ। और अगर मान लीजिए टोटल शिफ्ट निकालना हो, कंपाउंड मीडिया हो, ये तो केवल यहां पर कितना था, मान लीजिए पानी भरा था, यहां ये वाटर था, ठीक। अब मान लीजिए ऐसा मीडियम भी तो हो सकता है कि आपने 3-4 डाल दिया, पहले यहां पे ग्लास, ये ग्लास, फिर आपने यहां पे डाल दिया वाटर, फिर यहां पे डाल दिया आपने ऑयल, तैरेगा ना, 3 मीडियम हो गए। अब यहां रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो 3 मीडियम से होकर रिफ्रैक्ट होकर रे निकलेगी। बात पकड़ में आई। उस समय हमारा बॉटम ये जो एक्चुअल था वो कहां दिखेगा हमको, रियल एपरेंट डेप्थ क्या होगी इस बॉटम की, या कोई कॉइन रख दिया तो वो कॉइन कहां दिखेगा, उस सिचुएशन की बात की जा रही है। तो टोटल एपरेंट शिफ्ट फॉर कंपाउंड मीडियम, ठीक है। तो एपरेंट शिफ्ट
की बात की जा रही है, अपरेंट शिफ्ट मतलब वही नॉर्मल शिफ्ट की बात की जा रही है, तो वो डी क्या हो जाएगा, अपरेंट कितना खिसका है ऊपर से, तो T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2 एंड सो ऑन, जोड़ते चले जाइए, अपरेंट शिफ्ट मिलती चली जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कभी कभी 1-2 नंबर के सवाल इस पे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही सरल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। जो मैंने बताया है अगर इतना भी आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तो सवाल करके जरूर आएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि जो ऑब्जर्वर है यानी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी जैसे हम और आप सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज होने से पहले ही सूरज हमको दिख जाता है। एक्चुअल भाई हमको दिखेगी कोई चीज कब, जब हम लोग सीध में हमारे आ जाए सूरज। हम लोग ह्यूमन आई जो होती है उसकी देखने की टेंडेंसी सीधी है, हमारी रेस सुपरमैन टाइप की नहीं कि घूम घाम जाएं, सीधा देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर हमें दिख तब पाता जब ये यहां होता सूरज सीध में, लेकिन सीध में नहीं, वो तो नीचे है तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर है यहां, एटमॉस्फेयर की वजह से एक्चुअल पोजीशन सन की क्या दिखती है अपेरेंटली हमको, वो हमारे हॉरिजन से ऊपर आ जाती है और हमें दिखने लगता है। तो ये एक्चुअल यहां है लेकिन दिखता यहां है, तो सनराइज होने से पहले ही हमको दिख जाता है। करीब करीब कितना समय का डिफरेंस होता है, आप ये मान के चलें कि मोटा मोटा 2 मिनट का डिफरेंस होता है, यानी 2 मिनट पहले ही सूरज हमको दिख जाता है। और यही काम सनसेट में होता है कि जब वो सनसेट होता है तो सूरज नीचे जा चुका है लेकिन फिर भी हमको दिखता रहता है 2 मिनट तक। तो मोटे तौर पर पूरा दिन रोशनी वाला, सूरज वाला 4 दिन लंबा हो जाता है इस फिनोमिना की वजह से। 4 मिनट लंबा हो जाता है इस फिनोमिना की वजह से, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम। बात पकड़ में आई होगी, आगे चलते हैं हम लोग। ये मजेदार सब किस्से हैं लेकिन हम लोग का पर्पज ये है कि बातें सीख के फटाफट आगे बढ़ें। अब एक जबरदस्त बड़ा शानदार फिनोमिना आता है, बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही सरल कहानी। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, देखिए मैं यहां चर्चा करता हूं, ये समझिए डेंसर, ये रेयर। डेंसर रेयर कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोले जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा जिस मीडियम में वो रेयर, और जिसमें लाइट की स्पीड कम वो डेंसर। उसको फिजिकल डेंसिटी से नहीं जोड़ना है, डेंसिटी से नहीं जोड़िएगा। फिजिकल डेंसिटी अलग चीज होती है, ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, ठीक है। तो डेंसर और रेयर हो गया। अब यहां पर मान लीजिए कोई रे आपने ऐसे डाली, अब वो डेंसर में रेयर में आपको पता है रूल के हिसाब से कि रेयर में आती है तो उसका नेचुरल सीधा रास्ता ये था, ओरिजिनल पाथ, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है, ऐसे चली जाएगी डेंसर टू रेयर में। पकड़ी बात आपने। अब इसने आपने थोड़ा सा और यहां पर इसको घुमाया, आई को बड़ा किया तो ये और ऐसे घूम जाएगी। एक ऐसा भी पाथ मिलेगा यहां पर जो ये घूम के सीधी निकल जाए। ये निकलने का मतलब ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, उसके इंटरफेस से निकल गई। यानी देख रहे हैं इसका एंगल कितना हो चुका है, 90 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। और इसके बाद अगर आपने और आई बढ़ाया तो ये पलट के अंदर आ जाती है, और जैसे ही पलट के अंदर आएगी, क्योंकि क्या होने लगा, अब रिफ्रैक्शन नहीं है, उसी मीडियम में आ गई है। पहले मीडियम में चली थी और लौट के पहले मीडियम में आ गई, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन स्पेशल टाइप का, इसीलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों, क्योंकि इसमें इस नेचुरल फिनोमेना में, नेचुरल बोल लीजिए या जो घटना घट रही है नेचर में भी घटती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब मोर और लेस 100 की 100, बहुत ही स्पेशल है ये। जितनी एनर्जी ये लेके जाती है उतनी लगभग उतनी एनर्जी लेके ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। स्पेशल चीज उसके अंदर होती है। बाकी किसी रिफ्लेक्शन में शीशे से कराएंगे, मिरर से, तो एनर्जी कम हो जाती है। तो इसे TIR बोलते हैं। कितना सरल है साहब, है ना। आइए अब यहां पर इन्होंने बोला द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle of the denser medium and it is denoted by IC। मैंने बताया ना कि एक एंगल आपको डेंसर से रेयर में जब आप चलते हैं
तो एक ऐसा एंगल मिल जाता है जहां पर इसके इंटरफेस से निकल जाती है रे रिफ्लेक्टेड, उस समय इसका आर कितना होता है 90 डिग्री, समझाया था भी आपको। तो ये जो एंगल है आई, ये बन जाता है क्रिटिकल एंगल विच इज आईसी, क्रिटिकल एंगल। अब इससे ज्यादा जैसे करोगे, जैसे यहां बढ़े, जैसे यहां पर आप जैसे इसका एंगल आपने बढ़ाया, वैसे ही खट से इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। बात पकड़ में आई होगी, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बेटा पकड़े रहना बात। आगे देखते हैं अब क्या है, टीआईआर क्या है, तो क्रिटिकल एंगल सीख गए हम लोग। द फिनोमिना इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बात की थी ना, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया। फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जो टीआईआर होता है वो केवल डेंसर टू रेयर मीडियम में होता है, अभी इसकी चर्चा करके जरा सा बता भी देंगे। इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम ये था, इसी में वापस आ जाएगी, इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही बढ़िया बात। और यही चीज देखिए यहां पे दिखाई गई है, आप देखें, देखिए पहली रे गई थी, ये डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, पहली लाइट गई आराम से रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये रिश्ता इसका ये होना चाहिए, लेकिन ये दूर चली गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक ऐसा एंगल आपने पकड़ा जहां पर ये अवे जाते जाते इंटरफेस से निकल गई, एयर वाटर इंटरफेस, बाउंड्री दोनों की, और उस समय इसका एंगल रिफ्रैक्टेड कितना हुआ 90 डिग्री, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। और उसके बाद इससे भी बड़ा कर दिया आपने एंगल, तो ये फटाक से देखिए डेंसर मीडियम में वापसी कर ली इसने। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई बराबर आई सी, जैसा बताया, आई इज ग्रेटर देन आई सी और आई इज लेस देन आई सी क्रिटिकल एंगल से। ये बात पकड़ में आ रही है, तो ये बात पकड़ में आ गई बेटा। चलते हैं आगे। इसके देखिए यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है। पहली बात कि हमारी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। भाई डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तभी अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ये डेंसर और ये रेयर, अगर उल्टा रहा, मान लो ये रेयर और डेंसर, तो आप जब भेजेंगे लाइट, तो लाइट का नेचुरल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन इस समय क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, तो कभी भी वापस नहीं लौटेगी, इधर ही भागती रहेगी। तो इसलिए रेयर टू डेंसर पॉसिबल ही नहीं है टीआईआर। बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आने वाला, कि भाई सीधी जाना चाहती है, लेकिन रेयर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो इधर घूमेगी ना, इधर कहां घूमेगी, इधर तो केवल इसी समय घूम सकती है। तो टीआईआर इज ओनली पॉसिबल जब रेज हमारी डेंसर से रेयर जा रही हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये एंगल हमारा आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया। ठीक है, इन दोनों पेयर ऑफ मीडिया के लिए आईसी से बड़ा होगा तो टीआईआर हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात। अब ये टीआईआर के आगे रिलेशनशिप भी देखते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस फॉर्मूले को याद कीजिए, अक्सर एक नंबर के सवाल आपको एग्जाम में इस पे मिल जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC। ये थोड़ी बातें लिखी गई हैं, किस तरह हम लोग पहुंचे हैं, बड़ी सिंपल सी बात रहती, कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसको पकड़ के चलेंगे हम लोग, जहां इस्तेमाल होगा लगा देंगे। बहुत अच्छी बात। अब ये जो टीआईआर सीखा है, आखिर ये इतना अहमियत क्यों रखता है, हम बड़े फायदे उठाते हैं उससे। एप्लीकेशन की बात कर ले तो एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, आपने देखा होगा जो हीरा रहता है, अब हीरा तो मैं बहुत शानदार नहीं बना पाऊंगा, समझ लीजिए ये हीरा है, स्पार्कल करता है, चमकता है, तो वो टीआईआर की वजह से चमकता है, क्योंकि रे जब उसके अंदर जाती है तो उसका जो एंगल है रे का, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो वही रिफ्रैक्ट कर जाती है, टीआईआर हो जाता है, बाहर नहीं निकलती। तो कोई चीज घुसी और लाइट बाहर निकलने से पहले 10 राउंड उसने अंदर मारे, तो जब 10 राउंड अंदर मारे तो आपको चमकती हुई नजर आएगी, क्योंकि लाइट उसके अंदर फंस रही है, उसके बाद निकल रही है। ऐसा थोड़ी है हरदम के लिए फंस गई, ना तो बल्ब हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए स्पार्कलिंग लगती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हीरे को चमकने के लिए, कई बार सोचा होगा किसी गुफा में कोई घुसा, बहुत अंधेरा था और चमकता हुआ हीरा दिखा, तो ना, हीरा तभी चमकेगा जब को लाइट उसको मिले कहीं ना कहीं से, एक लाइट मिलेगी तभी चमकेगा। गप अगर अंधेरा है, प्योर अंधेरा है, परफेक्ट कालापन है, तो फिर आपको चमकता हुआ नहीं दिखेगा हीरा। हीरे को कहीं ना कहीं से लाइट चाहिए जिससे वो चमक दे पाए। ठीक है साहब। मिराज की बात करते हैं। मिराज में आपने देखा होगा रेगिस्तान वगैरह में ये बड़ा 10th क्लास से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अगर यहां कोई बंदा खड़ा है
रेगिस्तान वगैरह में जब उसको प्यास लगती है तो क्या होता है, तो उस समय हमारी जो जमीन होती है वो काफी हॉट हो जाती है, मरुस्थल गर्म होने की वजह से यहां का जो सिस्टम है वो रेयरर हो जाता है, रेयरर, ऐसे दूर दूर बना देता हूं ये। और ऊपर वाली जो होती है लेयर, जब ये दूर हो जाता है जमीन से तो ये डेंसर होती है, ऐसे ऐसे ये पास में डेंसर, पकड़ पा रहे हैं? तो जब यहां से ये डेंसर होती है, यहां से कोई रे चलती है डेंसर टू रेयरर मीडियम ऐसे, तो उसमें प्रवृत्ति घूमने पलट के आने की होती, तो ऐसे पलटते पलटते ऐसे रे पहुंच जाती। डिटेल में फिनोमेना सीखना हो तो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हैं डेंसर से रेयरर जाती है, ऐसे जाती है, तो उसको ऐसे दिखता है पेड़। अब क्या है, पेड़ की परछाई दिखी। अब हमने हमेशा से हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग क्या मिली है कि कोई भी चीज की जो परछाई दिखती है जमीन पर वो तभी दिखती है जब पानी हो, क्योंकि पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, आसमान का दिखता है, आपका दिखता है, तभी तो पानी को पहचान पाते हो कि फर्श पे पानी पड़ा है। एक तो दिख जाए, वरना रिफ्लेक्शन से पहचानते हैं। तो जैसे ही हमको रिफ्लेक्शन दिखता है इस पेड़ का, हम समझ जाते हैं यहां पानी है, तभी तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। असल में पानी नहीं है, पानी नहीं, आप जान ही रहे हैं। तो ये मिराज, एक इसे शायद मरीचिका बोलते हैं, मृगतृष्णा बोलते हैं, ऐसे कुछ हिंदी में, वो चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। बहुत आसान सी बात है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होते हैं, वो बनाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, इंटरनेट कनेक्शन आजकल जो बनते हैं, मेरे भी घर में कोचिंग में ऑप्टिकल फाइबर लगा है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्यों लगता है, क्योंकि ये मान लीजिए फाइबर है मोटा सा, ऑप्टिक्स का शीशे का बनाते हैं अंदर, और यहां पे लाइट भेजते हैं, तो ये लाइट को TIR कराते हैं, तो ये लाइट अंदर ही फंसी रह जाती है, ऐसे ऐसे, ये बाहर नहीं निकलती। अब उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि TIR कराते वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से ज्यादा रखते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, हमारे सिग्नल्स वीक नहीं होते, क्योंकि TIR में एनर्जी लगभग कंजर्व रहती है, जल्दी डाइल्यूट नहीं होती। तो हम ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल्स हैं वो हजारों किलोमीटर दूर तक बहुत ज्यादा बैंडविड्थ के साथ और अच्छी क्वालिटी के सिग्नल्स भेज सकते हैं। इसलिए इंटरनेट वगैरह में ऑप्टिकल फाइबर्स का चलन है और काफी काम का है। ये समझ पाए होंगे मोटा मोटा, कम से कम। आगे चलते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको भी निपटा लेते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, हमको स्पीड ऑफ लाइट चाहिए किसी मीडियम में, हुज क्रिटिकल एंगल, हमको IC दे रखा है साहब 45 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन है और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। एक तो निकाल लीजिए म्यू, आप यहां पे लिखा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। IC हो गया 45 डिग्री। अब n का मतलब म्यू ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/i sin IC, फॉर्मूला भी पढ़ा था, तो 1/sin 45 लगा दिया, तो n की वैल्यू आ गई √2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, एयर का लगभग 1 होता है, और वैक्यूम लिख देंगे तो साफ परफेक्टली 1 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे 1 से बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं। तो √2 है तो 1.4 से 4 के आसपास आ गया, 414 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कितना रहा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा रिलेशनशिप हम जानते थे, इस बी स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन लाइट इन मीडियम। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई, n पता चल चुका है, c पता है, Vm निकाल लिया, ये लिख दिया C0/Cm, √2 डाला, ऊपर ये वैल्यू डाली Cm, और Cm की वैल्यू या स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से सवाल बन जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं और बिल्कुल कर लेंगे आप, ना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए कुछ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आते हैं, ये बने हुए फिगर्स, क्या काम इनके होते हैं। देखिए ये प्रिज्म यूज होते हैं 3 तरीके से। डिविएट रे थ्रू 90 डिग्री, कोई रे सीधे जा रही है, एंगल 90 पे डिविएट करना, ये देखिए सीधे जा रही थी और इसको डिविएट कर दिया 90 डिग्री से, ये सब कर सकते हैं आप। टू इन्वर्ट एन इमेज विद डिविएशन ऑफ रेस थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री आप देखिए यहां पर एक फिगर बनी थी और आपने यहीं पर एक फिगर बना ली दूसरी 180 डिग्री पर, और उल्टी बनानी हो तो ये देखिए सीधी बनी हुई है और उसकी पलट के देखिए यहां उल्टी बन गई दूसरी तरफ। तो ये सब आप प्रिज्म की मदद से कर सकते हैं और इसके कुछ फायदे भी होते हैं, वो भी देखिए मैंने पूरी चीज कवर की है। एडवांटेज ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग, ये जो भाई मिरर से भी तो रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, तो मिरर क्यों नहीं यूज किया, प्रिज्म यूज कर लिया, मिरर भी तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए करते हैं हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल, क्योंकि इन प्रिज्म द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड।
प्रिज्म के अंदर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, while there is always some loss of intensity in case of plane mirrors। ठीक, प्लेन मिरर में कुछ हमारी एनर्जी लॉस कर जाती है। द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म आर परमानेंट। जो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी प्रिज्म की होती है वो परमानेंट है, जबकि मिरर जो होता है वो धीरे धीरे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कमजोर हो जाता है, पीछे पॉलिश करनी पड़ती है। समय के साथ साथ आप देखे भी होंगे, आप कोई मिरर खरीद के लाते हैं, इसमें अपना चेहरा देखते हैं, बढ़िया काम करता है, लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद उसमें साफ नहीं दिखता है क्योंकि उसकी पीछे की पॉलिश झड़ जाती है। ठीक, तो उसकी एक रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी वीक कर जाती है, जबकि प्रिज्म की नहीं करती। नो मल्टीपल इमेजेस ऑफ फॉर्म। प्रिज्म के केस में मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि मिरर के केस में मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये सब फायदे मिलते हैं हमको क्या करने के लिए, एडवांटेज ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ओवर प्लेन मिरर्स। तो ऐसा क्वेश्चन बने तो आप निपटा देंगे। बिल्कुल सॉलिड आपको वन शॉट दे रहा हूं, कोई कमी नहीं। आप इतना पढ़ लीजिए, अगर कांप रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, वो नंबर मिलेंगे जो उम्मीद नहीं किए आपने। आइए साहब, मेहनत से पूरा दिन लगा के हम लोग रिसर्च करके आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आए हैं, तो सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, जिससे उनका भला हो और साथ में मुझे मोटिवेशन मिले कि अगला वीडियो जबरदस्त बनाना है। आइए, स्फेरिकल लेंसेस, वो बात खत्म हो गई सारी रिफ्रैक्शन की। अब चर्चा शुरू होती है लेंसेस की। तो लेंस में स्फेरिकल लेंसेस किसे बोलते हैं? ए लेंस इज ए पीस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज ए कर्व शेप। यानी जैसे हमने यहां पर एक बनाया ऐसे, तो इसमें 2 बाउंड्री से बंधा हुआ मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन दोनों कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है। तो इसमें से एक कर्व्ड होना कम से कम जरूरी है, दूसरा कर्व्ड नहीं है। देखिए, तो इसका एक कर्व्ड हो जाएगा, तो ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। ये मटेरियल कौन सा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। भाई लाइट जाके पार तो हो जाए। अगर लोहे का बना दोगे तो काहे का लेंस, वो तो लाइट जाके पार ही नहीं हो पाएगी उससे। तो ए लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस। ये सरफेस है, 1 सरफेस, 2 सरफेस, समझ गए? एट लीस्ट वन ऑफ विच इज ए कर्व सरफेस। दोनों में से कम एक कर्व होनी चाहिए। नॉर्मली ये सब पहचानते हैं, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस। ये एक कॉन्वेक्स लेंस को भी ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया था, ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस आपका इस तरह से बनता है, ये रेस को कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। अभी हम लोग चर्चा थोड़ी आगे करने वाले हैं। ठीक है साहब, अब कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं बेटा हम लोग। तो कन्वर्जिंग ये बने हुए हैं, इसकी कई फैमिली है। तो ये बायो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखिए फैमिली क्यों है? जैसे किसी का नाम होता है राज शर्मा, पापा का नाम है, बेटे का नाम अतुल शर्मा, बेटी का नाम प्रिया शर्मा, शर्मा सेम है सरनेम, तो एक फैमिली की है, ऐसा समझ सकते हैं। इसी तरीके से इनमें देखिए कॉन्वेक्स हर जगह लगा हुआ है पीछे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, यानी ये एक ही फैमिली के हैं, कन्वर्जिंग ही है सबके सब। ठीक है साहब। तो थिकर, अभी क्या होते हैं? थिकर एट द सेंटर, बीच में ये मोटे होते हैं। देन द एजेस, किनारों के रेस्पेक्ट में बीच में ये मोटे होते हैं। तीनों में सब में यही मिलेगा, बीच में थोड़ी मोटाई ज्यादा होगी किनारों की अपेक्षा। तो ऐसे लेंसेस को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेस। और ये इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप डालेंगे ऐसे तो वो ये कन्वर्ज करेंगे। लाके कन्वर्ज करने का मतलब समझ रहे हैं, एक जगह मिलाते हैं या क्लोज लाते हैं। थ्रू इट हैज ए रियल फोकस। ठीक है, इसका रियल फोकस होता है, समझेंगे अभी। टाइप्स क्या होते हैं? डबल कॉन्वेक्स और बायो कॉन्वेक्स दिखाया था आपको। प्लेनो कॉन्वेक्स बाजू में बना हुआ है, कॉनवेव कॉन्वेक्स इस तरह बना हुआ है। ये आराम से पढ़ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं, ये आप जानते भी होंगे, 10th में कुछ पढ़ाई बेहतर की है। तो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो सेंटर पार्ट होता है वो थिनर होता है, पतला होता है। ये देखिए पतला है एजेस के मुकाबले, एजेस हेड होती है मोटी और बीच का पार्ट होता है इसका पतला। ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। अगर इस पे हम रेस पैरेलल डाल देंगे तो ये कन्वर्ज ना करके उल्टा दूर दूर कर देंगी इनको, रेस को। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। टाइप्स क्या हो गए? इसका वर्चुअल फोकस होता है, उसका रियल फोकस था। तो टाइप्स क्या है? कॉनकेव डबल, ये देखिए बायो कॉन्वेक्स की जो बात की जा रही है, बायो कॉनकेव, देखिए फैमिली कॉनकेव 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 सरनेम की तरह। बोथ सरफेस कॉनकेव, दोनों की सरफेस कॉनकेव होती है। प्लेन कॉनकेव लेंस, वन साइड इज कॉनकेव, अदर इज प्लेन, ये देखिए अदर इज प्लेन, सेकंड इज कॉनकेव।
प्लेन कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव ये बना हुआ है। और मैंने कैसे याद रखा था जानते हैं, या याद अभी भी रखा हुआ है, मुझे शर्म भी नहीं आती बताने में, मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भूल जाता था। तो मैंने कॉनकेव, आपको बता रहा हूं, पसंद आए तो याद रखिए वरना अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए। कॉनकेव, अब देखिए केव का मतलब इंग्लिश में होता है गुफा, गुफा शेर की गुफा, तो गुफा तो गड्ढा होगा गुफा में ना भाई, गुफा है तो घुसने का मौका मिलना चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा, ये क्या है, कॉनकेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कॉन्वेक्स किधर वाला है, जो गुफा नहीं है, तो ऐसे कर दो तो ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि घुसने का नहीं है तो बाहर निकला हुआ है। दिस इज कॉनकेव के मतलब गुफा। ऐसे मैंने याद कर रखा अपने लिए, मुझे शर्म नहीं आती बताने में, हो सकता है आपको भी अपील कर जाए, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये गुफा टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, इन दोनों में दोनों गुफा दिख रही है। एनीवे, बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन इन कनेक्शन विथ स्फेरिकल लेंसेज। अब कुछ डेफिनेशन है ये आपको पता होंगी टेंथ में, फटाफट हम लोग एक एक मिनट में रिवाइज मार देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये जो लेंस बना है ना बेटा, ये बेसिकली दो टुकड़े अलग अलग लाके जोड़े गए हैं। ये कोई एक काट के तराश के नहीं निकाला, ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, वन टुकड़ा टू टुकड़ा, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये टुकड़ा अलग था, ये टुकड़ा अलग था, लाके इनको किसी मटेरियल से, ऑप्टिकल जो मटेरियल होते हैं जोड़ने वाले, ऑप्टिकल सीमेंट से जोड़ दिया गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस फॉर्म्स ए पार्ट, बिकॉज लेंस हैज टू सर्फेसेस सो इट हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ये जो टुकड़ा है ये काटा कहां से है? तो ये आप देखेंगे कि ऐसे अगर गोला ले लें, एक स्फेरिकल कांच का गोला स्फीयर का, उसको यहां से ऐसे काट दिया गया, तो ये हिस्सा देखिए क्या मिला आपको, ये हिस्सा ये मिल गया। और इसका जो रेडियस होता है सेंटर, इसे ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस गोले से काट के निकाले हो, ये कट के निकल आया, दूसरा वाला भी ऐसे काट के दूसरा निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ घटा दो, घटाने मतलब जोड़ दो, समझ पाए ना? तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस गोले से काट के निकाले हो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ले लो, दिस इज आर। जिस गोले से ये काटा गया है उसका रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ही तो रेडियस आएगा, वो कहीं भी चला जाइए, कर्व का नेचर थोड़ी बदल जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। आप समझ पाए होंगे, दो मैंने बातें बताई, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस C1 C2, अब यहां पर जब ये लेंस बन चुका तो C1 C2 प्रिंसिपल एक्सेस है, यानी लाइन पासेस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो इस वाले का जो सेंटर था यहां प्लॉट किया, इस वाले का, क्योंकि ये देखिए ऐसे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आएगा ऐसे, और ये इस गोले से काट के निकाला गया होगा, तो इसका सेंटर कर्वेचर यहां आएगा। तो इसको लिखो C1, इसको लिखो C2, ये पार्ट 1 था, ये था 2, इन दोनों को लाइन से मिला दो। जब ये मिल गए तो क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सेस। दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सेस। बस ये बहुत सरल होता है, थोड़ा सा प्यार से देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल सरल, बिल्कुल। आगे चलते हैं। उसी तरह कहानी जो मैं बता रहा हूं लॉजिक, उसी तरह इसकी कहानी होती है जो आपको दिखाई पड़ रही है। डेफिनेशन इन कनेक्शन विथ स्फेरिकल लेंसेज, चलो भाई आगे चल रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, तो इट हैज ऑप्टिकल सेंटर क्या है लेंस का? तो ऑप्टिकल सेंटर है इफ ए लाइट रे, मैं समझा देता हूं पहले। ये लेंस है, अगर हम ऐसी रे भेजें कि यहां से जब वो निकले तो सीधी रेखा में निकल जाए, मोटा मोटा आप माने कि मैंने ऐसी रे भेजी जो सीधी निकल गई, तो जिस पॉइंट से वो सीधी जाती है वो बोलते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर, जो प्रिंसिपल एक्सेस को कट करता है, ठीक। अब देखिए, if a light ray is incident on a lens such that after refraction through the lens the emergent ray is parallel to the incident ray, ये इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, और जो निकली वाली रे है, अगर ये पतला लेंस होगा तो सीधी निकल जाएगी, और पतला नहीं चौड़ा होगा, मोटा, तो पैरेलल जाएगी। मोटे लेंस हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये अगर आपने मोटी भेजी तो दो पार्ट में रिफ्रैक्शन होगा, जो यहां दिखाया गया है, पहले इधर पहले इधर। तो ये जाने वाली रे कहीं निकलने वाली ऐसे निकल रही होगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सा मिलने लगेगा आपको। अगर मोटा हुआ तो लेंस, हमारे कोर्स में थिन लेंसेज हैं, उस केस में आप ये मान सकते हैं कि सीधी रेखा में लाइन निकल जाएगी, हो रहा है दो रिफ्लेक्शन। देन द पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट्स द प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस थी, उसको ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करती है ये रे, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या
ऑप्टिकल सेंटर, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात पकड़ पाए? थिन लेंसेज में जब एक रे को आप निकालते हैं और सीधी निकल जाती है थिन लेंसेज में, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सही बात है, आगे चलते हैं क्योंकि ये सब डेफिनेशंस हैं, आपको मालूम होएंगी, फिर भी मैं बता रहा हूं कि पूरा काम बन जाए इस वीडियो के बाद, कहीं ना भटकना पड़े आपको। 2 बार 3 बार देखिए वीडियो, दिमाग में बसा लीजिए। प्रिंसिपल फोसाई एंड फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोसाई क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, 2 फोसाई प्लूरल होता है, ये दिस इज फोसाई पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग फोसाई। ये फोकस का प्लूरल है, बहुवचन। फोकस इज द एक वचन, पकड़ पाए होंगे। एनीवे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इस पे प्रिंसिपल एक्सेस है, इस पे कोई फिक्स्ड पॉइंट, सच दैट द रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए, और अपेयरिंग टू गो टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ये कॉन्केव के लिए लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। यानी रेज अगर यहां से निकल रही हैं कॉन्वेक्स में तो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाए, ये देखिए, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। यहां पर उसका उल्टा हो रहा है कि जो रेज हैं वो आ रही हैं और पढ़ने के बाद पैरेलल हो गई, तो कहां से आती हुई लग रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे यहां से आ रही हैं, यहां जा रही हैं इस पॉइंट पर, और यहां से आ रही हैं, तो इसे ये क्या है? प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आगे की बात फटाफट समझते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस सच दैट द रेज इंसिडेंट। अब यहां पर देखिए पैरेलल भेजी गई, मीट आउट कर दी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहां पर भेजी गई पैरेलल और कहां से आती हुई लग रही? इससे, तो इसे बोलोगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये बातें बता रहा हूं, आपको पता होंगी वैसे, उम्मीद करता हूं मैं। एनीवे, ये लिख दिया है डेफिनेशन टाइप, जिससे कुछ बच्चों को आइडिया बिल्कुल ना हो तो नोट कर ले अपने रजिस्टर पे और याद कर ले आप। बड़ी सुंदर बात, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में, नए कार्टेशियन सिस्टम में साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाने होते हैं तो साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बहुत आसान होता है साइन कन्वेंशन। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो भी डिस्टेंस नापोगे यहीं से नापोगे, इधर या इधर। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। अब देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, अगर ये डायरेक्शन इसका यही है इंसिडेंट लाइट का, तो अगर आप ऐसे नापोगे तो ये पॉजिटिव, इसी लाइट के तरफ नाप रहे हो तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट नाप रहे हो ऐसे तो ये निगेटिव। तो जिधर से लाइट आ रही है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो आगे तो प्लस, और उसके विपरीत अपोजिट बढ़ रहे हो रे आने का तो निगेटिव, तो डिस्टेंस नप गई। ठीक, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव लेना है, वो बता दिया। हाइट्स की बात करें तो हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सेस टेकन पॉजिटिव। यानी यहां पर प्रिंसिपल एक्सेस जो है उससे अगर ऊपर आप हाइट ले रहे हो तो पॉजिटिव लेना, और उससे अगर नीचे ले रहे हो तो निगेटिव लेना। बात खत्म हो जाती, बस इतना ही है साइन कन्वेंशन। कहां दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बात खत्म। आगे की चर्चा करते हैं हम लोग फटाफट। assumption used in the study of refraction at a spherical surface। अच्छा, अब ये सवाल पूछा जाता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये अगली स्लाइड के बारे में लिखा है। अगली स्लाइड मतलब पहले दर्शन करा दें फिर समझ में आएगा। ये देखिए स्फेरिकल सरफेस बनाई है, अभी हम समझाएंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां मान लीजिए ग्लास भरा हुआ डेंसर मीडियम, तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन वगैरह भी, ठीक है। तो इसमें ऐसे रिफ्रैक्शन, ये स्फेरिकल है ना, इसका सरफेस कर्व है, तो स्फेरिकल सरफेसेस पे जब हम जो फॉर्मूले पढ़ेंगे अपने क्लास 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक, उसमें कुछ एजम्पशंस माने गए हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी, तो पूछे जाते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो साहब वो क्या एजम्पशंस हैं? दैट ऑब्जेक्ट टेकन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, और वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर पड़ने वाला है। फोटो दिखाते रहे आपको, ये जैसे प्रिंसिपल एक्सेस है, यहां ऑब्जेक्ट है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर पड़ रहा है। पहला असम्पशन ये है, ठीक।
अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका अपर्चर कम है। ऐसा नहीं है कि जो अपर्चर है बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ठीक। तो ये बहुत बड़ा इनलार्ज नहीं है, छोटा ही रिफ्रैक्शन चल रहा है। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स स्मॉल एंगल्स, जो हमारी इंसिडेंट रे हैं और जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो छोटा एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, so that the sines of or tangents of these angles may be taken equal to the angles themselves। मतलब जो एंगल बना रही है, मान लीजिए साइन आई बना रही है और आई हमारा वेरी स्मॉल है, तो हम इसको साइन आई को आई लिख देते हैं, या आप जानते भी होंगे। इसी तरीके से कहीं टेन थीटा है, अगर थीटा हमारा स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, तो हम टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं। तो हमारा जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो जो एंगल्स बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने डेरिवेशन में किया है इसके, ठीक है, पकड़ पाए होंगे बात, ठीक है। अब अगर कोई इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन इसका, लेकिन हम लोग लेंथ पे नहीं जा रहे हैं, वरना ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। जिस भी बच्चे को इसका डेरिवेशन देखना है उसके लिए लिंक अटैच है डिटेल्ड वीडियो का, आप आराम से वहां जाके तसल्ली से स्टडी कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहां फटाफट समझेंगे कि क्या फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखिएगा, आप देखिए यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिससे कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाए आपका। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। कॉनकेव में गड्ढा होता है, मैंने बताया था कॉनकेव गड्ढा है, तो ये गड्ढा नहीं है जहां पे रिफ्रैक्शन होना है, ये उभरा हुआ पार्ट है, कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स में हमारे 4 केसेस बन जाते हैं। कॉन्वेक्स इसमें क्यों 4 केसेस बन जाते हैं? जैसे यहां लिखा है दी ऑब्जेक्ट लाइन रेयर मीडियम, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये रेयर मीडियम है, ये देखिए लिखा है, और ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम को μ2 दिखा रहे हैं और रेयर मीडियम को μ1 से दिखा रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल है। तो इमेज फॉर्म देखिए क्या हुआ है, यहां पर जाके रियल है। इसी में दूसरा वेरिएंस क्या आएगा कि हमारा इमेज वर्चुअल होगा। क्यों? देखिए ऐसे ही 4 केस बन जाएंगे। तो वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये रह गई। अब ये डेंसर मीडियम में, ये डेंसर था तो ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। रेयर टू डेंसर जाती तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है बच्चों, तो मुड़ी और ये इतनी मुड़ी कि यहां पहुंच गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इतनी ना मुड़े, कम मुड़े। तो अगर ये कम मुड़ी, मान लो इतनी मुड़ी, तो ये यहां तो मिल नहीं पाएगी, पीछे मिल जाएगी। फिर समझो इस बात को, कितनी मुड़ेगी डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। बात पकड़ में आ रही है ना कि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, अब वो कितना रे मुड़ रही है। ज्यादा मुड़ गई तो रियल दे देगी, मुड़ के इसको काट दिया। और इतना नहीं मुड़ पाई, थोड़ा कम मुड़ी, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चांसेस हैं, तो भाई साहब थोड़ा मुड़ के निकल गई। अब उसको यहां तो कहीं कट्टा मान नहीं रही है, तो आगे तो इमेज बनेगी नहीं, तो उसको पीछे एक्सटेंड करोगे, इसको बोलोगे वर्चुअल इमेज। तो 2 केस यही खड़े हो गए। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था और इमेज बन रही थी रियल, ये रियल और ये वर्चुअल। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट हमारा अंदर चला जाता है, मैं फोटो दिखा दूं जिससे बात पकड़ में आ जाए पूरी आपकी। ये देखिए, अब यहां पर ये दिख ना रहा हो तो मैं खींच देता हूं, ये ग्लास ऐसे बना हुआ है, ऐसे समझ लो ग्लास है ना। तो देखिए तीसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन डेंसर मीडियम। ये ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है। अब यहां पे भी 2 घटनाएं घट सकती हैं। एक तो डेंसर से रेयर में जब जाती तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो ये देखिए ये डेंसर टू रेयर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन मिलाते हो तो नॉर्मल बन जाता है। किसी भी कर्व पे गोले पर आप सेंटर से इस पॉइंट पर बना दीजिए तो ये 90 डिग्री होता है, ये सेंटर सी है, तो सेंटर ऑफ रेडियस से आप मिलाएंगे, दिस इज नॉर्मल। अब ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल में ये खूब मुड़ गई, दूर चली गई ज्यादा। तो ज्यादा चली गई तो इसने दे दिया यहां पर रियल इमेज, भाई कट मार देगी रियल। लेकिन दूर जाने में उतना नहीं मुड़ पाई कि इसको काटे, कम मुड़ी। तो कम मुड़ी, मान लो ये इतनी मुड़ी, तो यहां तो काटेगी नहीं, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं पीछे। तो बन गई ना वर्चुअल। फिर से 2 केस बन गए। एक केस ये वाला बना कि ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है, इमेज रियल है। दूसरा डेंसर मीडियम में है और इमेज वर्चुअल है। बात पकड़ में आ रही है?
तो 2 केस उसके, 2 केस इसके, 4। अब ये 4 में कॉन्वेक्स निपटा है। अब हम बात कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, आपको कितना सरल लगने लगेगा ये लॉजिक समझने के बाद। कॉन्वेक्स ये 4 केस हो गए, देखिए 4 बने हुए हैं। अब बात करते हैं कॉनकेव सरफेस की। अब कॉनकेव सरफेस में 4 केस नहीं होंगे, कॉनकेव में केवल 2 केस होंगे। क्यों? देखिए, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, यहां पर ये हमारा कॉनकेव शेप है और ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? रेयर मीडियम में। हम ये जानते हैं, सी से मिला दो आप, लाइन मिलाओगे, दिस इज नॉर्मल। अब ये देखिए रे यहां पड़ी, डेंसर में क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, तो ये साफ टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी हमेशा। तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी तो ये वर्चुअल इमेजिंग देगा, कभी भी ये इस तरफ नहीं आएगी। भाई कभी ये इधर जा रही है, ऐसे थोड़ी आ सकती है। तो इसमें 2 केस नहीं बने, एक ही केस बना। पकड़ में आ रही है बात? और इसका 6 नंबर वाला केस टोटल, यहां देखिए ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, के ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल सरल कर दूंगा, अभी समझा रहा हूं जिससे कॉन्सेप्ट पकड़ पाए आप। यहां पर देखिए डेंसर से रेयर में जा रही है, नॉर्मल आपने ऐसे खींचा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से आप ये गई, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, फिर से देखिए वर्चुअल इमेज बन गई। यानी दोनों ही केस में कॉनकेव में इमेज तो वर्चुअली है, रियल नहीं है। ठीक, जब डेरिवेशन पूछा जाता, फोटो मैंने बना दी है, तो ये 6 तरह के 6 इसमें, मैं वापस आगे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं वापस जाना चाहूंगा। तो ये देखिए, ये मैं आपको दर्शन करा दूं थोड़े। ये देखिए, ये जो 6 मैंने केसेस बताए थे, शुरुआत कहां से की थी? यहां से। पकड़ पाए होंगे मेरी बात? देखिए अब सरल कर देता हूं बात, इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लिया अगर आपने तो हम ये देख पाए कि कॉन्वेक्स के केस में कम से कम देयर आर 4 केसेस, और कॉनकेव के केस में देयर आर 2 केसेस। ये बात पल्ले पड़ी भाई, ऑब्जेक्ट रेयरर में है, वर्चुअल इमेज, इसमें तो हमेशा बननी है इमेज वर्चुअल। इसमें वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है। तो इसके 4 केस, इसके 2 6 केस। अब ये फॉर्मूला देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, इसके लिए, इस केस के लिए ये, अगले केस के लिए ये। अब इतने केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले कहां याद रख पाएंगे? मुसीबत है। लेकिन एक अच्छी सूचना क्या है, अच्छी न्यूज क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये सारों के लिए एक ही होता है। ये मजेदारी वाली बात, पहुंच जाएं अगर 6 नंबर पे ये आ जाते हैं, तो हमको ये कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद इस फॉर्मूले को पकड़ लेना है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस, चाहे वो कॉन्वेक्स का नेचर का हो, चाहे वो कॉनकेव का नेचर हो। कहां कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा उसका जुगाड़ में बता देता हूं, और ये मक्खन की तरह आप लपेट लीजिए इसको। तो मैंने वो जो 5 मिनट चर्चा की इसलिए कि कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी है, हवा में रटंत विद्या नहीं चलनी चाहिए। वन शॉट का मतलब थोड़ी हर चीज घोटी डालो। ठीक, आप देखिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आर सेम, ओनली प्रॉपर साइंस ऑफ UVR टू बी यूज्ड। यानी फॉर्मूला सेम है, UVR का प्रॉपर साइन प्लस माइनस यूज करके लगा दीजिएगा। बड़ी सुंदर बात। अब फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बस आपको याद क्या रखना है कि अगर हमारा रिफ्रैक्शन मान लीजिए डेंसर टू रेयर है, सपोज करिए ऐसे कहानी बनी हुई है, डेंसर टू रेयर, ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं, यहां से जा रहा है डेंसर टू रेयर, जैसे भी आप बना रहे हैं, उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, U1/V माइनस U2/U, U1 माइनस U2/R। और जब हमारा रेज रेयर टू डेंसर जा रही है, ये क्या है? डेंसर टू रेयर। ये क्या है बेटा? रेयर टू डेंसर। तो फॉर्मूले में μ1 μ2 पलट देना है बस। देखिए μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह v1, ये भी याद रखना आसान हो गया। और भी आसान हो जाता है, देखिए मैं क्या बताने वाला हूं। अब आप सोचेंगे कि सर एक या तो दूसरा तो मैं कर ही लूंगा, बड़ी अच्छी बात। अब ये कैसे पता चलेगा डेंसर टू रेयर वाली कहानी किस में? तो मैंने अपने लिए जो ट्रिक बना रखी है, आप भी खुलासा, सीक्रेट नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं, मुझे तो अच्छा लगता है बताना। तो आपको मैं बताता हूं कैसे याद रखना है। जब ये लिखा हो डेंसर टू रेयर, इसका उल्टा आप मतलब घटाने में उल्टा लिखिए, पीछे लिखिए। तो डेंसर टू रेयर, डेंसर क्या है? μ2, डेंसर वाली कहानी μ2 है, रेयर वाली μ1 है। तो जब भी हमें डेंसर टू रेयर लिखना होगा तो μ2 माइनस μ1 नहीं लिखेंगे, μ1 माइनस μ2 लिखेंगे। उल्टा, ये उल्टा बोल रहा हूं, D से R।
तो 2 से 1 नहीं जाना है, 1 से 2 जाना है, खेल खत्म। अब देखिए 1 2 1 2, खेल खत्म हो चुका है। वी यू आर तो भगवान की दया से याद ही करके रखेंगे। तो अगर डेंसर टू रेरर जा रहे हैं तो रेरर यानी μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू, u1 माइनस u2 अपॉन आर। और अगर इसका उल्टा जा रहे हैं तो फिर उल्टा समझ लो, रेरर टू डेंसर जा रहे हैं तो डेंसर वाली गिनती पहले, u2 वाली पहले, μ2 वाली पहले, खेल खत्म हो गया। कितनी आसानी से याद कर लिया आपने, पूरी 6-7 केसेस का बुस सब तैयार हो गया आपका। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते वक्त थोड़ा क्लेवरनेस दिखाएंगे, थोड़ा स्मार्ट दिमाग चलाएंगे तो कठिन चीजों को सरल कर लेंगे और मजा आने लगेगा आपको। तो मुझे पसंद आता है ये सब करना और मुझे बताना भी अच्छा लगता है। तो बात पकड़ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस में ये फॉर्मूला लगेगा। कैसे याद करना है मैंने आपको बताया। डेंसर टू रेरर तो पहले μ1 आएगा रेरर वाला, रेरर टू डेंसर पहले डेंसर वाला आएगा। और इस फैक्टर को μ2 माइनस v1 अपॉन आर को हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस तरीके से बड़ी बात स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन की कंप्लीट होती है और आपकी समझ में भी आ जाती है। चलिए आगे की बात करते हैं। बहुत सुंदर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए साहब पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन पिछली स्लाइड पे है उसको भी देखेंगे। ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ये देखिए एक कर्वेचर है, इसका आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है ना, पढ़ लेते हैं अभी फिर बताते हैं। मेड ऑफ ग्लास, ये साहब है ग्लास, बात समझना। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं लोग, भाई लोग ने दिया है 1.5, कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रेशियो है। इज प्लेस्ड इन एयर, भाई सब बहुत अच्छी बात। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, हमारी कहां बनेगी इमेज इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है यहां से। 2018 के सैंपल पेपर में सीबीएसई के मौजूद था। ऐसे ही सवाल आएंगे। अब बहुत सरल है बच्चों, देखिए सवाल। अब यहां से जो रे जाएगी तो रे तो ऐसे ही ले जाते हो ना, यानी ये रेरर टू डेंसर जा रही है, जो भी बनेगी, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। क्या है डेंसर, ठीक। तो आर क्या लोगे, ये रे की दिशा इधर है तो आर ऐसे नाप रहे हो ना, दिस इज पॉजिटिव तो प्लस 20 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन। इसको नापोगे पी से तो ऐसे नापोगे उल्टी दिशा में, तो व्हाट इज यू, यू इज -30 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिखा है तो एयर है 1.5, ठीक है साहब। अब इसका इस्तेमाल कर लेंगे, खेल खत्म हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये देखिए इसका सोल्यूशन। तो साहब ये फॉर्मूला था जो उन्होंने पढ़ा था, देख रहे हैं ना, रेरर टू डेंसर जा रही है, पकड़ना मेरी बात, पूरा फंडा क्लियर है, ऐसी की तैसी इसकी, रेरर टू डेंसर जा रही है। तो फॉर्मूला कैसे पढ़ा था, जब रेरर टू डेंसर जा तो उल्टा लिखना है, तो लिखना क्या है, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, कितना मक्खन है ये, है ना। हो गया फॉर्मूला सेटिंग। अब देखिए यहां पे μ1 रेरर क्या था, एयर, तो μ1 इज μa विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको मालूम 1 होता है, और μ2 ने दे रखा है, बड़ी सुंदर बात। तो ये n1 n2 यूज किए हुए हैं, तो n1 n2 वही समझो, समझ रहे होगे, इतने तो बड़े ही हो। तो r हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर अभी मैंने बताया, u हो गया -30 सेंटीमीटर अभी मैंने बताया, और n1 n2 आप समझ गए जो डिस्कशन चल रहा है। बहुत सुंदर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने चर्चा करके सरल भाषा में बताया कैसे पकड़ना है। वैल्यू विथ साइन रख दो, विथ साइन रख दो, तो 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन -30, u था -30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, और r की जगह 20 प्लस 20 मतलब विथ साइन। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, v निकालना, सॉल्व किया, गुणा भाग किया, और देखो बच्चों क्या निकल आया, v बराबर -180 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि इधर तो प्लस आती है, डिस्टेंस नापाई करते हैं, यानी यहां इसके यहां कहीं हमारी इमेज बनेगी 180 सेंटीमीटर दूर, इसकी विपरीत दिशा में यहां इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहां से जानकारी हमको मिल गई। रे डायग्राम बनाना तो भी बना सकते हैं, मैं जान ही रहा हूं डिटेल में, बात पकड़ में आई। अब आप कैसे नहीं कर लेंगे सवाल, अगर आप ये करना सीख गए, आधा तो रे ऑप्टिक्स को आपने गिरा दिया है, आधा भी नहीं शायद उससे ज्यादा,
ठीक, बड़ी सुंदर बात, मजेदार बात, एक ही सवाल 10 के भारी, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, मजा आ जाता है। आगे चलेंगे। चलिए साहब, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला में कहानी उसी से जोड़ी घटाई गई है, लेकिन फिर भी मुद्दे की बात करेंगे हम लोग कि पहले पढ़ देता हूं, 2-2 लाइन लिखिए जिससे आप नोट करके याद करके लिख भी पाए एग्जामिनेशन में। दिस फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनको कोरिलेट करता है। ठीक, ये क्यों कोरिलेट करके करता है और इतना फेमस क्यों है, इसका डेरिवेशन लिंक में दिया हुआ है। तो इसलिए है क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो लोग लेंस बनाते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला है। मतलब मान लीजिए मैं गया चेक कराने चश्मे डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने कहा आपको ये नंबर लगेगा चश्मा, तो चश्मे में लेंस लगेगा ना, तो लेंस भाई बताना पड़ेगा ना, +2 का है, +1 का है, -1 का है, -2 का है। तो वो लेंस आएगा, कोई बनाएगा तभी तो भेजेंगे हमारे पास वो। तो वो बंदा कैसे बनाएगा लेंस, उस पावर का लेंस, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे P = 1/f होता है, तो हमको 1/p चाहिए तो 1/f मालूम होना चाहिए। तो वो बंदा जो बनाने वाला है वो ये समझ जाता है कि हमारे पास जो मटेरियल है उसको तो बदल ना पाएगा, जो भी दुकान खोल के बैठा है या बड़ी कंपनी है म्यूजियम। अब R1 R2 को चेंज करके, R1 और R2 को चेंज करके वो ऐसी सेटिंग बना लेता है कि F अचीव कर ले, और F अचीव करके P अचीव कर लेता है, उतने पावर का लेंस बन जाता है, मार्केट में आ जाता है, हमारे लग जाता है चश्मे में, और भी बहुत जगह लग जाता है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि चश्मा आपने देखा है, हो सकता है पापा मम्मी सबको, मतलब कईयों को लगा रहता है, तो आप जानते पहचानते हैं। वरना लेंस जहां भी इस्तेमाल होना है, मुद्दा यही है, कैमरे में लेंस इस्तेमाल हो रहा तो यही हो रहा है। तो इस वजह से लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाने वालों का फॉर्मूला समझ गए। और क्या कहानी है, मैंने कहानी समझा दी जिसे बात पकड़ में आ जाए पूरी। आइए, 1/f = μ2 - μ1/μ1, 1/r1 - 1/r2। बहुत ही शानदार फॉर्मूला, सिंपल। आता किससे है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन से ही। साहब ये फॉर्मूला आ गया मेरे फॉर्मूला। और जब हमारा एयर में प्लेस हो, यानी μ1 की वैल्यू अगर हमारी 1 हो जाए, तो उस समय μ1 को 1 पुट कर दीजिए, फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा इसके अंदर। ये देखिए 1 1 आ जाएगा, तो ये μ - 1 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तब ये जब हमारा व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, जब हमारा लेंस एयर में प्लेस्ड हो, तो ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। ये इसका μ1, इसका μ2। इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला की चर्चा की जाती है। आगे चलते हैं। अब लेंस के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसमें साइन कन्वेंशन क्या है, इसमें भी वैसे ही है भैया, कुछ भी टेंशन नहीं लेना आपको। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी लेंस अगर बनाए हुए हैं तो उसकी सारी नपाई आप ऑप्टिकल सेंटर से करना। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लाइट अगर ऐसे आ रही है, इसी डायरेक्शन में नाप रहे हो, ये देखिए इधर जा रही लाइट, तो पॉजिटिव, इसके विपरीत जा रहे हो तो निगेटिव जो पहले था। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव लेना है, बात खत्म हो गई। बाकी हाइट का भी +- ले लेना, वैसे ही कुछ भी नहीं है, सेम साइन कन्वेंशन है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के डेरिवेशन में क्या एजम्पशंस लेते हैं आप, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये तो पूछ लेते हैं तो हम बता भी देंगे इनको कैसे assumptions made in the derivation of the lens maker formula। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना है। द लेंस यूज्ड इज थिन। हमारे पास जो लेंसेज हैं वो पतले हैं, पतले दुबले हैं, है ना। सो दैट द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इट्स सरफेस मे बी टेकन इक्वल टू दोज मेजर्ड फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर पतले नहीं होंगे और नपाई आप यहां से करोगे और नापना हमको ऑप्टिकल सेंटर से, तो इतना गैप आ जाएगा ना। और जब पतलू आदमी होगा तो यहां से नापोगे या यहां से नापोगे, लगभग बराबर आएगा। इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो थिन लेंसेज हैं। द ऑब्जेक्ट टेकन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट लेना है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है साहब। द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। ये जो लेंस है बहुत तगड़ा बड़ा नहीं है, इसका अपर्चर कम है। ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, दैट इज दे मेक वेरी स्मॉल। जो पैरेक्सियल रेज का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली जो रेज होती है, ये रेज ली गई है। दूर जो रेज रहती है उसको मार्जिनल बोलते हैं। जो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस रहती हैं उसे बोलते हैं मार्जिनल रेज।
और ये पास वाली जो होती है ये पैरेक्सियल, ये ऐसे कर देते हैं, ये पैरेक्सियल है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पास वाली रेस। तो ये क्या करती हैं, बहुत स्मॉल एंगल बनाती है नॉर्मल से। तो कहीं नॉर्मल से जो कैलकुलेशन करेंगे स्मॉल एंगल से होगा, तो स्मॉल एंगल का फायदा क्या उठा लेंगे, साइन आई बराबर आई लिख लेंगे, टेन आई बराबर आई लिख लेंगे। ठीक, ये assumptions है, ये पकड़ लीजिए, लिख दीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से काम हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन है ही नहीं। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, ये आपके लिए मैंने पहले ही लिख दिया था, वही चीज छाप दी दोबारा समझाने के लिए लिखा था वहां पे, आ गया आपका। जब भी फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा R1 R2 या F लिखना पड़ जाए तो विथ साइन रखिएगा, प्लस माइनस के साथ, खेल खत्म हो जाएगा इसका। लेंस मेकर फॉर्मूला डबल कॉन्केव के लिए, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, तो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला, और चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी। कितना आसान है मतलब। आगे अच्छा ये क्या बन गया हमारा, एक न्यूमेरिकल बन गया। चलिए सब कर लेते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, और इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, R1 R2 बराबर है, जो भी साइन लेंगे सेम ले लेंगे। When it is kept in a medium of refractive index 1.4, पहले ये लिखने का मतलब है जो भी मटेरियल है विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, क्या है ये, ग्लास है, क्या है, जो भी मटेरियल है, अब उसको किसी मीडियम में रख दिया है हमने। ये पहले एयर था, अब कोई मीडियम दूसरा है, अब क्या होगा, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हो, मीडियम का 1.4 है, ये देखो जिसमें रखा है, ये मैं ग्लास कर देता हूं समझने के लिए। टू हैव पावर ऑफ 0.5 डायोप्टर, अब इसको 0.5 डायोप्टर की पावर चाहिए, ठीक, देख लेते हैं उसमें क्या दिक्कत। तो अब देखिए P, हमें पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f पकड़े रहते हैं, यहां पर इक्वल टू का साइन आना चाहिए, रह गया छापने में, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f होता है और बराबर ये फॉर्मूला होता है, बड़ी अच्छी बात। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P है 0.5 डायोप्टर दे रखा है, ठीक। N2 क्या है 1.5, भाई ये समझ लो रखा था, तो ये बात कर लेते हैं, दिस इज μ2 या N2 1.5, दिस इज μ1 1.4, इसको यहां N2 लिखा है और इसको यहां N1 लिखा है, ठीक है, और N1 है 1.4, बड़ी सुंदर बात। अब ऑल्सो लेंस इज इक्वी कॉनकेव, तो इक्वी कॉनकेव लेंस है तो R1 हो जाएगा -R, तो ये मैंने जो बनाया है ये तो कॉन्वेक्स बनाया है, ये तो कॉनकेव स्ट्रक्चर है, तो कॉनकेव तो ऐसा होगा, ठीक। अब इसका वाला ये कर्वेचर पहला ले लोगे तो दिस इज निगेटिव, R1 इज -R, तो इधर से काटे होगे, दिस इज R, तो R इज निगेटिव। इसका वाला ले लोगे तो पॉजिटिव, रे इधर से आ रही है, इसका वाला ले लोगे तो R इज पॉजिटिव, तो R1 हो जाएगा -R, इधर नापे हो ना, और इसका इधर नापे हो तो R2 हो जाएगा +R। ये बात समझना, ये क्वेश्चन में कॉनकेव बोला है, कॉन्वेक्स तो मैंने बना दिया था समझाने के लिए, कॉनकेव पकड़ना है। तो R1 हो गया -R, R2 हो गया +R। अब फॉर्मूले में फीड कर दीजिए आप, तो -5 डायोप्टर, और सारी वैल्यूज हमने फीड कर डाली। अब R कैलकुलेट कर लो और R आ गया 2.86 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो ये सवाल आप बिल्कुल, ये पूछा था ना कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाल दिया यार, बहुत आसानी से कर सकते हैं सवाल, कोई भी परेशानी नहीं है, लॉजिक समझते रहना। यहां पर आप समझ पाए होंगे कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिए, क्योंकि नापोगे इधर, रे जा रही इधर विपरीत दिशा में, इसलिए R1 ये क्या था, R1 ये कौन सी थी, R2, तो इस R1 की कहानी में निगेटिव लगाया है, इस R की कहानी में पॉजिटिव लगाया है, ये लेके सवाल किया है, और आपको इस समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल समझ जाएंगे तो नीट वीट के भी सवाल कर लेंगे, कोई मतलब मैं तो यही कि सिंपल बात कर रहा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। चाहे एक न्यूमेरिकल और है, इसको भी देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसेस ऑफ ए लेंस आर इक्वल, यानी R1 बराबर R2 है, ठीक। इफ वन ऑफ द सर्फेस इज मेड प्लेन बाई ग्राइंडिंग, अरे वाह, देन विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज, विल द पावर चेंज। अब इन्होंने क्या किया है, मान सब समझाने के लिए, मान लीजिए एक लेंस ऐसे पकड़ा समझाने के लिए, R1 R2 बराबर था, अब उठा के इन्होंने ये R2 को घिसने लगे, रिगमाल निकाला, सैंड पेपर या जो भी घिसने की मशीन है, घिस डाला और इसको ऐसा बना डाला,
जिसकी सेकंड वाले को प्लेन कर दिया और पहले वाले को जो R था उसको R1 रहने दिया। इस सिचुएशन में लाने में बोल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ अगर इसकी F1 थी F2 तो कुछ बदल जाएगी, और फोकल लेंथ बदलेगी तो पावर भी बदलेगी। बात पकड़ में आई ना? सवाल क्या है? ठीक है साहब, आगे देखते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होती थी? 1/f इज इक्वल टू n1 n-1 म्यू -1 1/r माइनस 1/r2 की कहानी। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं तो R की बात करोगे, ये दिस इज R1, दिस इज R2। तो R1 की बात करते हैं, R पकड़ लेते हैं तो दिस इज प्लस R, और R2 की बात कर लेते हैं, इसकी इधर वाली, ये R2 इधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा -R। दोनों सेम है, इक्वी है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है? म्यू या n, जो भी ले लीजिए आप। तो n-1/r ये फॉर्मूला रहता है एयर में रखे हो तो 1/r1 माइनस 1/r2, एयर में रखे हो तो। एयर में नहीं रखे हो तो वो लिखा था पुराना फॉर्मूला। तो यहां पे बन गया n-1 1/r1 की जगह प्लस, और R2 की जगह -r डाला, प्लस हो गया। ये देखिए, ये बन गया f की वैल्यू, दिस वन। आप समझ पा रहे होंगे। अब सरफेस को प्लेन कर दिए, घिस डाले हो, यानी सरफेस R2 कैसी हो गई है? सपाट। ठीक, ऐसी हो गई। तो R1 में तो जो सिचुएशन थी R2 का क्या रहा सीन? तो R2 हो गया इंफिनिटी, इसका कर्व ही खत्म हो गया। तो R2 का रेडियस क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये वैल्यू पुट कर दो 1/f n-1 1/r प्लस 1/infinity, 1/infinity होता 0। तो ये f डैश आप निकालोगे यहां से तो ये वैल्यू आ जाएगी R/n-1। भाई ये तो कट्टम हो गया, 1/f n-1/r आ गया, और यहां से f डैश आ गया R/n-2। अब इसमें ध्यान से देखा तो इसका देखिए ये डबल है, नीचे 2 है ना, यहां 2 नहीं है, तो दिस इज 2f। दैट मीन्स द फोकल लेंथ विल बी डबल्ड, यानी ऐसा करने पर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ये f थी तो ये 2f हो जाएगी, और पावर विल बी हाफ्ड। सो द पावर विल बी हाफ, क्योंकि पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ f। देखिए कितना शानदार सवाल, और कितने प्यार से आपने कर लिया। क्यों नहीं कर लेंगे भाई? जब सीख लिया तो कर क्यों नहीं लेंगे? आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल ऑन लेते हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको बहुत आसानी से समझो। एक कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा, ये लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इन एयर पॉजिटिव ले लेंगे फोकल लेंथ होती है इसकी। इट इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, का म्यू दे रखा है 1.6। ऐसे डायग्राम बना लिया करो, समझ में आता है। इफ इट इज इमर्ज इन ए लिक्विड, अरे वाह, ये भी सवाल समझ लो, मजा आ जाएगा तुमको। अब ये एयर में था तो इसकी कहानी ये थी। अब इस पूरे लेंस को हम लोगों ने किसी लिक्विड में डुबो दिया है। लिक्विड है ये, समझ पा रहे हो? ये लिक्विड है, इस लिक्विड में डाल दिया तो इसकी नई फोकल लेंथ बताओ। यहां तो फोकल लेंथ पता थी, एफ डैश कितनी होगी ये निकालने का है। तो नई फोकल लेंथ हमको बतानी है, वो निकाल लेंगे। और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रखा है 1.3। ध्यान रखिएगा, जब हम इसका मटेरियल का निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है। म्यू लिखने का मतलब होता है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहां जब हमको चाहिए होगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड चाहिए होगा। बदल गया, देखो ये कहानी पकड़ पाए? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, वैसे रिफ्रैक्शन होगा, और इसका यहां एयर थी तो यहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए था। इस वजह से फोकल लेंथ घटती या बढ़ती है। क्या घटे बढ़ेगी अभी देख लेते हैं। ये देखिए साहब, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। 1/f इज इक्वल टू n नेट माइनस 1। n नेट का मतलब हो गया वही लेंस और मीडियम वाली बात। भाई नेट, जो नेट लिखा हुआ है, नेट का मतलब कुछ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए लिखा है लेंस, ये जो ग्लास का था, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, जैसे आप लिखते थे ना 1 μ2, तो μ1 अपॉन μ2, वही चीज लिखी हुई है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी ये μ2 अपॉन μ1 लिखी है यहां पर, ये ना होके μ2 अपॉन μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का था 1 μ2 आ जाएगा। एनीवे 1/f, और यहां वैल्यू हमने डाल दी वाली जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये तो उन्होंने जबरदस्ती बनाया है। फॉर्मूला तो पहले हमको मालूम था, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 वाला। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, याद होगा आपको, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और 1/r करके।
तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से तो पहले को लिख सकते हैं म्यू टू म्यू वन माइनस वन। देखिए इस तरह का भी स्ट्रक्चर ले लेगा ये। आपने म्यू वन से डिवाइड मार दिया तो म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1.6 अपॉन 1.3 म्यू टू अपॉन म्यू वन। बात पकड़ में आ रही होगी ना। तो ये म्यू टू किसका है, ये देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से बता दे रहा हूं, ये म्यू टू आपका ग्लास का है और म्यू वन आपका मीडियम है। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, और आर वन आर टू की बात करें 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। और एयर के केस में क्या था 1 अपॉन एयर, और एयर के केस में तो म्यू वन हो जाएगा 1, इसकी छुट्टी, तो छुट्टी मतलब 1, तो 1 माइनस 6 इंटू दिस वन। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों से एक इक्वेशन हमारे पास ये हासिल है और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है ये हासिल है। बात पकड़ में आ रही होगी। अब इन दोनों को कर दो डिवाइड, जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू सारी कट पिट जाएंगी और 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 अपॉन 12। अब सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, इसकी जो वैल्यू है, जो पूरा एक्सप्रेशन निकाला है आपने, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं पुट कर दो एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये यहां से 1 अपॉन 12 ये पुट कर दी। देखो तो वैल्यू 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट कितनी हो गई 1.6 माइनस 1.3 आ जाएगा 0.3 ऊपर और 1.3 नीचे, और इस पूरे की वैल्यू आ गई 1/12 1 अपॉन 12। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। तो अब जो लेंस एयर में रखा था उसका फोकल लेंथ था 20 सेंटीमीटर, लेकिन अब इस लिक्विड में डाल दिए हो तो उसका आ गया 52 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल आप सीख जाएंगे तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, और ये कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। देखिए मैंने मक्खन की तरह आपको बताया, पूरा ध्यान से देखिए वीडियो, ध्यान से देखिए, कहीं डाउट हो दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में सारा मामला खत्म, डर ही खत्म, कॉन्फिडेंस दुगना। आइए बात करेंगे आगे की, इसलिए न्यूमेरिकल भी लिए छोड़ा नहीं है। अब देखिए रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल लेंसेज, ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो तेजी से हम लोग देखेंगे। रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के, ए रे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, रे जो है ऑब्जेक्ट से अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाती है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से आती हुई लगती है, पहला रूल जो इसमें लिखा आप पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 2, अगर वो फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस की आते हुए की तरफ लग रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो अनडेविएटेड निकल जाएगी। 3 रूल हैं, इन्हीं 3 रूल के बेसिस पे फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटो दिखा देता हूं, ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, बहुत समय इस पे नहीं लगाएंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, देखिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, f होता है 2f रहता है, ये ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड है, तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा बिटवीन f एंड 2f, f2f। पैरेलल ले पकड़ो, इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब कम से कम 2 रेज इंटरसेक्ट करें। तो 2 रे देखिए, एक रे 2 रे कम से कम बनानी पड़ेंगी, इंटरसेक्शन करा दिया, और यहां इन्वर्टेड और स्मॉलर है, ये इसकी नेचर ऑफ द इमेज है, इमेज का नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। रियल रेज मिल रही है, इन्वर्टेड उल्टा, स्मॉलर छोटा, किससे ऑब्जेक्ट से। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है 2f, तो 2f पे अगर बनेगा तो सेम बन जाता है, रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा सेम साइज बनेगा, आपको दिख रहा है, ये आप पढ़ चुके हैं, कोई विशेष बात नहीं। ऑब्जेक्ट अगर 2f और f के बीच में है, देखिए इन दोनों के बीच में है, तो क्या सिचुएशन है बियॉन्ड 2f, 2f के बाजू में, दूर मतलब रियल इन्वर्टेड लार्जर, ये सब आप पढ़े हुए हैं, तो उसमें बस दर्शन करा रहे हैं, इससे ज्यादा आप समझे हैं, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o, अगर f और o के बीच में ऑब्जेक्ट है, देखो ये, तो इस समय क्या होता है बिहाइंड ऑब्जेक्ट बन जाता है वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर। किस केस में देख रहे हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस के सिस्टम में। अब ये देखिए जब कॉनकेव हमारा होता है तो इसमें तो हमेशा वर्चुअली बनता है, आप जानते हैं, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर बनेगा भी सीधा। हमेशा जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा बनती है सीधी, और रियल वाली बनती है इन्वर्टेड। ठीक है साहब, अब थिन लेंस फॉर्मूला ये पकड़ लीजिए, आप पहले से मालूम है, थिन लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें कोई स्पेशल चीज बताने को नहीं है। थिन लेंस फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स ए रियल इमेज, सब देखिए वही बनेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दर्शन करा रहा हूं जिससे दिमाग में पॉइंट आता चला जाए, बाकी के लिए देखिए वही फॉर्मूला चल रहा है, हर में वही फॉर्मूला है, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसलिए साइन कन्वेंशन का यूज भी किया जाता है कि 50 फॉर्मूले ना निकले हैं। देखिए
कॉन्केव के लिए आ गया। अब आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। आप लीनियर मैग्निफिकेशन में जानते हैं कई तरह के वेरिएंस मिलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से कितने गुना इमेज बन रही है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट से दुगनी बड़ी बन रही है तो लीनियर मैग्निफिकेशन 2 बोलते हैं। देखिए यहां m लिखा है, तो m को हम पहला फॉर्मूला लिखा है S2 अपॉन या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ये देखिए S2 अपॉन H1 लिखा है, ठीक है। VU में देखिए तो VU में भी पुट की हुई है V अपॉन U और वगैरह वगैरह। तो इस बात को पकड़ लीजिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो VU के टर्म में ये माइनस V अपॉन U भी लिखा जाता है लेंस के केस में, ठीक। विद प्रॉपर साइन वैल्यू पुट कर दी जाएगा। ये सब आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जोर इस पे नहीं दे रहे हैं। पावर ऑफ द लेंस, तो पावर ऑफ द लेंस होता है 1 अपॉन f। पावर ऑफ द लेंस का मुद्दा क्या है कि भाई कोई रे जैसे जा रही थी सीधे, लेंस ने कितना मोड़ दिया, जिस लेंस में जितनी ताकत है मोड़ने की उतना ही पावर है। तो ये एंगल नापा जाता है कि अगर हमने एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे भेजी है तो उससे कितना डिविएट हुई, डेल्टा कितना है, ये डेल्टा यहां बन जाता है। अब इस वाली चीज को पकड़ने की कोशिश करें ट्रायंगल को, तो आप आसानी से लिख सकते हैं क्या, tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, h बाई f बोल देते हैं। और जब h को हम यूनिट ले लेते हैं पावर देने के लिए, ये तो मोटा मोटा हमने बताया, जब पावर की डेफिनेशन होती है तो हम h को कर देते हैं 1, तो h को जब 1 कर दोगे तो 1 अपॉन f आ जाएगा जो कि 10 डेल्टा के बराबर होता है। दिस इज द पावर p। तो देखिए द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब ये, और फील करने की बात मैंने बताई कितना डिविएट कर देगा, बाई विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ए यूनिट डिस्टेंस। ये देखिए फॉलिंग ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी जो h लिए हो h वो यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तभी h की वैल्यू 1 पुट कर दी गई है। इट्स यूनिट इज डायोप्टर, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर जब आप फोकल लेंथ को मीटर में पुट करते हो। p डायोप्टर लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं इन मीटर। तो वी कैन मेजर पावर ऑफ ए लेंस डायरेक्टली बाई ए डिवाइस कॉल्ड डायोप्टोमीटर। तो डायोप्टोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे आप निकाल सकते हैं सीधे पावर। और कई जो दुकानें रहती हैं चश्मे की, वो सीधे आपको बता देते हैं कैलकुलेट करके, आपने देखी होंगी मशीनें वहाँ उनके पास। आगे चलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस की बात करते हैं। तो ये लेंस में क्या फॉर्मूला टाइप था हमारे पास 1 अपॉन f, इसी को p लिख दो तो ये पावर आ जाएगा म्यू माइनस 1 जब एयर की घटना हो, वरना म्यू 2 माइनस v1 आप जान ही रहे हैं। ये सिचुएशंस खड़ी हो गई, आप ये इसमें कोई भी स्पेशल चीज नहीं जो बताई जाए और समझाई जाए। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज। भाई लेंसेज हैं लेकिन सारा काम एक लेंस नहीं कर पाता, तो कभी कभी हमको कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं लेंस के। चपका के भी रखना पड़ सकता है, दूर दूर भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि हमें कुछ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। क्या अचीव करने हैं? टू मैग्नीफाई एन इमेज, हमें मैग्निफिकेशन बहुत और ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए, एक से नहीं ऊपर 2 लगा दिया। टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज बाय मिनिमाइजिंग सर्टेन डिफेक्ट्स, एब्रिएशंस, यानी कुछ मिनिमाइज करने। मान लीजिए अब एब्रिएशंस आपने अगर पढ़े होंगे तो कई मल्टीपल इमेज बन रही है, क्रोमेटिक एबरेशन है, तो कुछ कहीं कहीं हम इससे दुरुस्त कर लेते हैं कि मल्टीपल इमेज ना बने, शार्प इमेज बने। टू इरेक्ट द फाइनल इमेज, मान लो सीधी को सीधी देखना है तो इससे कर लेते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है तो बना लेते हैं। कहने का मतलब कि जहां जहां हमको जरूरत होती है एक लेंस की जगह 2-2 लेंस 3-3 लेंस यूज किए जा सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, और वही करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। उस सिचुएशन में टोटल मैग्निफिकेशन क्या आएगा, तो फॉर्मूला मैंने आपके साथ लिख दिया है। हर लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाइए और आपको नेट या टोटल मैग्निफिकेशन आपके हाथ में अचीव हो जाएगा। आगे की चर्चा करते हैं। इक्विवेलेंट लेंस, अब क्या होता है कि मान लीजिए 2 लेंस आपने रखा कॉम्बिनेशन में, तो कोई ऐसा एक लेंस जो इसी के बराबर काम कर दे, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। एक ऐसा लेंस जो इन दोनों का काम अकेले ही कर दे, बस। ए सिंगल लेंस विच फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम पोजिशन as is formed by a combination of lenses is called an equivalent lens। ये इसका equivalent lens हो गया, बात पकड़ में आ रही है आपके।
अब देखिए कुछ फॉर्मूले भी पकड़ लेते हैं। अगर हमारे पास जो थिन लेंसेज इन कांटेक्ट यानी चिपका के रखे गए हैं, एक लेंस दूसरा लेंस पतले लेंसेज से चिपका के रखे गए हैं, कोई गैप नहीं है, तो उसको आप फोकल लेंथ 1/f करके जोड़ लीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर सीधे ऐड हो जाती है अगर दोनों इन कांटेक्ट रखे गए हैं। तो आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। अगर मान लीजिए दोनों के बीच में सर्टेन गैप है डी, पास में थिन लेंसेज हैं लेकिन चिपका के नहीं रखे हैं, कुछ गैप है, तो फॉर्मूला आता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, पावर के टर्म में P = P1 + P2 - d × P1 P2। ये न्यूमेरिकल 1-2 नंबर के आ जाए तो फटाफट निपटा दीजिएगा, ये पावर की कहानी हो गई, पकड़ पा रहे हैं आप। अब यहां पर देखिए, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे बात पकड़ ले जाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड मिरर, लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस पे सवाल देने की बड़ी रीति रिवाज है, प्रचलित है भावना ही टीचर्स के अंदर, आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहा हूं, जैसे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है इन कॉन्टैक्ट विथ ए प्लेन मिरर, पीछे प्लेन मिरर है साहब, पॉलिश्ड है प्लेन मिरर में, ये पॉलिश्ड है। एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यहां पर इसकी एक्सेस पर एक 20 सेंटीमीटर दूर, ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर दूर, इस कॉम्बिनेशन से कोई ऑब्जेक्ट पकड़े हुए हैं, हैज इट्स इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ, यानी ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही बन जाती है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी वही बन गई, कोइंसाइड कर गई विद इटसेल्फ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब ये पूछते हैं कि इस समय जो ये कॉन्वेक्स लेंस था इसकी फोकल लेंथ बताओ, तो इसकी फोकल लेंथ BC हो जाती है। कैसे हो जाती है समझिए मेरी बात, इसकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो गई, अगर ऑब्जेक्ट जहां था और इमेज वहीं बन जाता है तो फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर, जो साइन होगा लगा लेना प्लस, मतलब कैसे। अब देखिए अगर कोई रे जा रही है और उसी रास्ते से वापस आना है, तो इस मिरर में तो ये तभी संभव है कि रे परपेंडिकुलर पड़े तभी ऐसे लौटा लेगा, ये समझना मेरी बात। ये अगर मिरर है, अगर आपने ऑब्लिकली डाली तो रिफ्लेक्ट कर देगा इधर, उस डायरेक्शन में नहीं दे सकता। कब ये जो मिरर है कब एक रे को वापस उसी पाथ पे कब भेजेगा, जब वो नॉर्मली फॉल करे, मतलब जब किसी मिरर पर आपकी रे नॉर्मली फॉल करे, ऐसे नॉर्मली मतलब I0 हो, तो ये वापस ऐसे ही कर देगा, जिस रे से जिस डायरेक्शन से आई उस डायरेक्शन से चली गई। अब यहां पर क्योंकि रे गई थी और आई थी सेम, इसलिए जब यहां के बाद ये मिरर पे पड़ी होगी तो नॉर्मल ही पड़ी होगी, तभी तो ये इसी डायरेक्शन में वापस आई है, तभी तो ये इस डायरेक्शन में वापस आई है, वरना तो कहीं और चली जाती। तो अब ये वापस आई है, तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर टू मिरर था, दोनों चिपका के रखे गए, तो ये दोनों कैसी रेज हो गई, पैरेलल, भाई उसी डायरेक्शन से वापस हो गई। अब पैरेलल रेज अगर पड़ी तो पैरेलल रेज जहां कन्वर्ज होती हैं वो फोकल लेंथ पे होती हैं। लेंस में पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो कहां कन्वर्ज होंगी जाके, तो कन्वर्ज होंगी फोकस पे, तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस तरह से ये बात समझी जाती है, पकड़ के रखिएगा, बहुत सवाल बनते हैं इस पे। बात पकड़ पाए, क्या बताने की कोशिश की गई, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, ऐसे ही सवाल देखिए यहां बना दिया जाता है, बना दिया गया है। फिर उसी लॉजिक पर ये लिखा है कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ओवर ए प्लेन मिरर, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन मिरर के ऊपर ऐसे रखा गया है। ए पिन इज नाउ पोजीशन सो दैट देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द पिन एंड द इमेज। यहां एक पिन है, एक्सपेरिमेंट भी आप करते होंगे, और इसको पैरेलैक्स रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। लेंस मिरर कॉम्बिनेशन, हाउ कैन दिस ऑब्जर्वेशन बी यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बता रहा है कि भाई इस फोकल लेंथ, इसका पता करने का क्या हमारे पास सिस्टम है। तो सिस्टम ये है कि हम इस तरीके से इसको आगे पीछे करके सेट करें कि इसका इमेज यहीं बन जाए। जब इमेज यहीं बन जाएगा तो मतलब क्या है कि ये जो मिरर है इस पे रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही थी। परपेंडिकुलर का मतलब फिर से I0 नॉर्मली सरफेस पे, तो इसने वहीं वापस भेज दिया। तो जब ये पैरेलल रेज वापस गई तो कहां जाके मिली, फोकस पे, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा। यानी जहां ऑब्जेक्ट था वही इमेज बन जावे। ये बात पकड़ लेना, यही बात इसमें लिखी है कि द रेज मस्ट फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर। ये बात पकड़नी थी कि प्लेन मिरर पर हमारी रेज नॉर्मली फॉल करें, प्लेन मिरर पर,
तो हमारी कहानी बनेगी। सो दैट द इमेज ऑफ द पिन कोइंसाइड्स विद इटसेल्फ, जिसकी वजह से जो पिन का ऑब्जेक्ट है वही इमेज हमारी बन जावे। हेंस रेज लाइक CA एंड DB, तो ये बाकी चर्चा कर रहा है, बाकी आप समझ गए, ये कहानी क्लियर हो जाती है। तो ये फंडा पकड़ना जबरदस्ती जानबूझ के हमने डाला क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। पूरा रिसर्च और मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है कि आप पढ़ने के बाद बिल्कुल बहुत काम बन जाए आपका। ठीक है साहब, अब बात शुरू होती है प्रिज्म की। तो प्रिज्म की भी चर्चा कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ए प्रिज्म में वेज शेप्ड पोर्शन, वेज शेप समझ लीजिए, एक झोपड़ी नुमा पोर्शन समझ लीजिए, हट शेप, वेज गुटका टाइप, वेज शेप पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। ट्रांसपेरेंट होगा भाई, रे जाएगी निकलेगी। बाउंडेड बाई टू प्लेन सर्फेसेस, ये प्लेन सर्फेस आपको दिख रही है, इधर वाली उधर वाली, इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, एक इधर वाली और एक इसके पीछे वाली, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसी की पीछे वाली ये हो गई। और बीच में जो जिस पे इंक्लाइंड होता है उसको एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म हो गया ए, जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिखाने का तरीका क्या होगा, तो दिखाते इस तरह प्रिज्म नहीं, इसका फ्रंट पोर्शन ही दिखाते हैं जैसे लिखा है प्रिंसिपल सेक्शन। और ऐसे हम जो भी कहानी करानी है वो कराते हैं, लेकिन ये असल में पीछे निकला हुआ है। लैब में आपने देखा होगा अगर आपको मौका मिला होगा प्रिज्म को। ठीक है साहब, आगे समझते हैं। ये कोर्स में है हमारे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। आप फिर वही बात देख पा रहे हैं, द टू प्लेन सर्फेसेस मैंने आपको बता दिया, तो कोई इसमें स्पेशल बात नहीं, आगे लेके चलते हैं। तो ये सारी बातें वहीं लिखी हुई हैं, परपेंडिकुलर वगैरह वगैरह। तो ये सारी, ये केवल रिफ्रैक्टिंग एज किसे क्या बोलते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मुद्दे की बात पकड़ने की कोशिश करेंगे यहां। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, डिविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म। अब प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है, देखिए प्रिज्म में एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो रे जाती है, सारी जुगाड़ आप लगाने के बाद हमेशा बेस की तरफ मुड़ती है। ये देखिए यहां से गई, बेस की तरफ मुड़ी, फिर यहां से गई, फिर बेस की तरफ मुड़ी। बेस है ना, इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमेशा रे जब डालेंगे तो बेस की तरफ मुड़ रही है। ये ग्लास है, बाहर एयर है। तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। अब क्या होता है, जब आप रे यहां से डालते हैं, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ और रे गई आगे निकल। तो द एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कि जो हमारा पाथ था ओरिजिनल, ये डॉटेड लाइन देखिए, उससे अब रे जा रही है ऐसे, तो इसको पीछे बढ़ा दो। तो ओरिजिनल पाथ से अब कितनी घूम गई, ओरिजिनल पाथ से अब कितनी घूम गई, इसे बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, डेल्टा। समझ गए ना, ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट हो गई, एंगल ऑफ डिविएशन। और बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, अब एक रिलेशनशिप होती है जिसको बोलते हैं आई प्लस आई डैश ए प्लस डेल्टा। इसको याद रखिएगा। आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए शब्दों में भी लिख दिया, ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आई। एंगल ऑफ इमरजेंस आई डैश, जिस एंगल से नॉर्मल बन से बनाती हुई निकली है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज ए, और एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। तो ये रिलेशनशिप होल्ड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डिविएशन, चारों को ये रिलेशनशिप इक्वेशन होल्ड करती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होता है, जब ये आई आप डालते हैं, देखिए इस ग्राफ को समझिए, जैसे जैसे आई आप बढ़ा रहे हैं, ये आई बढ़ रहा है, ये एंगल ऑफ डिविएशन शुरू में कम होना शुरू होता है। तो ये आई बढ़ाने का मतलब है, ये देखिए नॉर्मल है, आई बढ़ाने का मतलब है इसको और दूर ले जाना, या यहां कर देना। सपोज आई बढ़ गया, तो आई जब बढ़ा दोगे तो डेल्टा कम होना शुरू हो जाता है, और आप बढ़ाते जाते तो डेल्टा कम होता जाता है। एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां के बाद आप आई जब बढ़ाते हैं तो डेल्टा बढ़ने लगता है। इसके बाद डेल्टा क्या था, एंगल ऑफ डिविएशन। तो फिर ये डेल्टा उसके बाद बढ़ने लगता है। जिस पॉइंट पर ये मिनिमम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो इस डेल्टा का स्पेशल नाम देते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और उस समय स्पेशलिटी क्या होती है, आई और आई डैश दोनों बराबर हो जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये भी देखा गया। तो ये खास बात आपको मिल जाती है, ये पकड़ के रखिए कि डेल्टा एम है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, जहां पर आई और आई डैश बराबर हो जाएंगे। इस कंडीशन को भी पकड़ के रखना है। द मिनिमम वैल्यू, ये बात आप समझ गए क्या होता है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। आई बढ़ाते जाओ,
डेल्टा घटता जाएगा, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते फिर वो बढ़ने लगता है, तो जिस मिनिमम तक जाता है वो पॉइंट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहलाता है। आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो म्यू में और डेल्टा एम में क्या रिलेशनशिप होती है, तो ये रिलेशनशिप यहां मेंशन की गई, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस पे सवाल क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं, बात पकड़ पा रहे होंगे। एक सवाल भी इस पे फटाफट कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं हम लोग सवाल। तो बेटा ये रहा आपके सामने सवाल, इस क्वेश्चन भी कोई भी कर लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल होगा तो ग्लास प्रिज्म में सारे एंगल्स कितने होंगे, 60-60 डिग्री के। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म को 60 ले लेना, बोलने की भाषा अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है 1.6, ये लिखा हुआ है इन एयर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम चाहिए ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4√2/5, यानी यहां पर पहले एयर था, अब उसके बाद कह रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दे मीडियम का। चलिए कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो यहां पर देखिए n रखा है *2/n1, ये फॉर्मूला होता है भाई। 1 μ2 जब लिखते हो तो इसको लिखते हो μ2/μ1, यही तो लिखा है। साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन 2 साइन ए बाई 2, वैल्यू रख दी 1.6/4√2.5, साइन 60 प्लस डेल्टा अपॉन 2 साइन 60/2, फॉर्मूले में फीड कर दो वैल्यू। ये रखी μ2 की, ये रखी μ1 की वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं है, इसके बाद देखो सॉल्व ही कर रहे हैं, हमें डेल्टा एम निकालना था। जब सॉल्व करते करते हम लोग पहुंच गए और यहां पर देखिए साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 आ गया। साइन साइन दोनों जगह है, क्योंकि साइन 1/√2 को लिख सकते हो साइन 45, तो यहां पर 45 डिग्री को जो 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो डेल्टा एम की वैल्यू देखिए 30 डिग्री आ गई, ये आंसर आ गया। तो ये जो सॉल्विंग का प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, वो तो आप कर ही लेंगे। मुद्दा है लॉजिक क्या लगा रहे हैं। तो इसमें लॉजिक हमारा पुराना जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। तो इस फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, इसलिए एक न्यूमेरिकल मैंने डाल दिया जिससे आपको फील आ पाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा नहीं। तो आगे चलते हैं बेटा हम लोग इसके। अब क्या होता है कि डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स, अगर हमारा स्मॉल एंगल का प्रिज्म हो, डेविएशन कम हो, तो इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी का स्पेशल फॉर्म है जब हमारा डेविएशन कम होता है, ठीक। तो द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, ए की वैल्यू जहां छोटी भी हो, डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर वो आई पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ये फॉर्मूला होता है जब हमारे स्मॉल एंगल्स के लिए एंगल ऑफ द प्रिज्म जब कम होता है, ए छोटा होता है बहुत, तब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे वाले फॉर्मूले में नहीं इस्तेमाल किया, 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग आगे। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी हमारी कहानी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब यहां तक पढ़ा तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग। आइए तो देखिए, ए सिंपल माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैंड क्लोज टू द आई। भाई माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, जिसे आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में छपा है, पढ़ नहीं पा रहे तो लेंस लगा लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, पास की चीजों को बड़ा करके देखने का काम आता है, दिस इज माइक्रोस्कोप। एक लेबोरेटरी में भी माइक्रोस्कोप होता है, जहां बायो वाले प्रैक्टिकल करते हैं, सेल्स देखते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस जिसे बोलते हैं, इज जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसकी कम होती है, हेल्ड क्लोज टू दी आई, आंख के पास रखते हैं। ये सिंपल सा एक फिगर है, इस फिगर को बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, आ जाए छाप देना। छापने का मतलब है दिमाग से छाप देना, ठीक। और ये डी लिखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। वो मिनिमम, जैसे कि आप दूर से देख रहे हैं, आप घर में भी बैठे हैं, तो आप ऐसे करिए, साथ में पेंसिल रख लीजिए। अब उस पेंसिल को पास लाइए तो आपको कुछ हद तक साफ दिखेगी, जब पास और ले आएंगे तो धुंधली हो जाएगी। तो वो डिस्टेंस जिस पे पेंसिल की टिप आपको साफ नजर आ रही है, वो नॉर्मल हेल्दी बीइंग के लिए 25 सेंटीमीटर होती है ना। आप अपने लिए 20-22 न निकाल देना, आप एक हेल्दी इंसान हो, 25 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है साहब। आगे की बातचीत करते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइनल इमेज एट डी। तो अब इसमें जब माइक्रोस्कोप होता है तो उसमें दो खेमों में बात चलती है। एक चलती है जब हमारी इमेज बन रही है डी पर, कैपिटल डी क्या है, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जब तक आप इसको एक देख पा रहे हैं साफ, कैपिटल डी। दूसरी इमेज फॉर्मेशन कराते हैं इंफिनिटी पे,
क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब स्ट्रेस नहीं पड़ता एकदम देखने में। भाई दूर का पर्वत देखेंगे कहीं आप, दूर का पेड़ बहुत देखेंगे तो कोई स्ट्रेन नहीं है आंखों पर, आराम से देखिए। आप मोबाइल चलाएंगे पास रख के तो थोड़ी दिनों में आंख का बाजा बज जाएगा, बजा रहे हैं आप ठीक है, ये कहने का मतलब तो आप मोबाइल भी देखिए तो थोड़ी दूरी रखिए, घुसेड़ मत दीजिए अपनी आंखों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खैर वो तो बात अलग की थी, यहां की बात वापस करते हैं। तो एक इमेज फॉर्मेशन कराते हैं कैपिटल डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर 25 सेंटीमीटर पर, और एक कराते हैं इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी वाली कहानी होती है रिलैक्स्ड आई के लिए, और डी वाली कहानी होती है डिस्टिंक्ट विजन वाले के लिए। तो हर केस में दो दो केस बन जाएंगे, डी पर रिलैक्स्ड आई, डी पर इन्फिनिटी पर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज है डी। देखिए फाइनल इमेज कहां बनाया गया है, डी पर। द मैग्नीफाइंग पावर, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है, थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है आपको। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप is defined as the ratio of the angles subtended by the image। इमेज जो एंगल बनाती है एंड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है, जब दोनों हमारा लीस्ट डिस्टेंस विजन फ्रॉम द आई हो। यानी एक बार हम देखेंगे डी पर ऑब्जेक्ट रख के कितना एंगल बना रहा है, फिर हम इमेज को बनवाएंगे वहां, फिर देखेंगे कितना एंगल बना रहा है और उनका रेशियो लेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। इमेज ने जो देखिए डी पर थी ना इमेज, तो इस इमेज ने जो एंगल बनाया हमारी आंख पर, तो ये एंगल बनाया साहब बीटा। ये लिखा नहीं, डेरिवेशन में आप यूज कर सकते हैं, दिस इज बीटा। और उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो उसने कितना बनाया, दिस इज छोटू एंगल अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा हमारा हो जाता है फॉर्मूला। यानी यहां के केस में जो फॉर्मूला नेट हमारे हाथ में आएगा, इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ध्यान ये भी रखिएगा कि फाइनल इमेज जब डी पर था तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था। जब हम कहेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्फिनिटी भी बना रहे हैं तो फॉर्मूला जाएगा बदल। पकड़ में आ रही है बात ना? तो इसके साथ में क्या है, फाइनल इमेज एट डी, एट कैपिटल डी वही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए बात आगे चलते हैं। अब हमने कहा इन्फिनिटी पे मतलब रिलैक्स्ड आई, आपको समझाया था अभी। जब आंखों को कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, रिलैक्स्ड के आगे आई भी लिख दो, नहीं आप ही रिलैक्स हो जाओगे तो अब इसका मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखा है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो व्हेन सिचुएटेड एट इन्फिनिटी एट द आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। यानी ऑब्जेक्ट हमारा डी पर रखा है और इमेज कहां बनना है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज वाले एंगल से ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट यहां जब रखा है फोकस में, तभी तो इसका इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो वो कितना एंगल बनाया, सपोज बीटा, फिर ऑब्जेक्ट को डी पे रख लीजिए, वो कितना एंगल बनाया वहां से समझेंगे आप। at the eye of the angle of the formed by the object at the eye when situated at the least distance of distinct vision। फॉर्मूला क्या जाता है, m is equal to d by f। कब का है, जब इमेज हमारी कहां थी, इन्फिनिटी पर रिलैक्स्ड आई के लिए। तो देखिए रिलैक्स्ड आई के लिए अलग फॉर्मूला है और कहां था वो, ये देखिए फाइनल इमेज एट डी के लिए अलग है। तो ये दो फॉर्मूले अलग अलग सिचुएशंस में लगेंगे, ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो खचड़ पचड़ कर देना। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की चर्चा कर रहे हैं तो आखिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं। वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाले जो बंदे होते हैं, ज्वेलरी की शॉप पे करने वाले होते हैं, उनको बहुत महीन काम करना पड़ता है, तो आंखों में फिट कर लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसे सिलेंडर सा होता है, ऐसे टक करके अंदर डाल लेते हैं, अंदर डालने मतलब फंसा लेते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स को आराम से देख पाते हैं। ज्वेलरी में भी यही होता है और वॉच वाले भी यही करते हैं, हाथ की घड़ी जो बनाते हैं। इन मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर्स इन ए बुक, अब किताब में कुछ छपा है, ग्रेविंग है, महीन देखना है तो आप लगा के देखोगे, क्या करोगे, या लेंस लेके देखो। इन साइंस लैब भी यूज होता है, आप लैब पढ़ने लिखने गए होंगे तो जरूर देखे होंगे। अब दूसरी बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो तो एक लेंस से काम चल रहा था, अब इन्होंने कहा एक लेंस की जगह और चलो भाई, तो अब दो लेंस लगा दिए इन्होंने। माइक्रोस्कोप ये भी है, पास की चीजों को बड़ा करेगा, लेकिन एक लेंस नहीं है, दो है साहब आप। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटे को बहुत बड़ा करके देखना चाहते हैं आप। ए गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 टाइम्स।
मतलब कोई चीज अगर 1 सेंटीमीटर बड़ी है तो अच्छे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसको आप 1000 सेंटीमीटर बड़ी देख सकते हैं। 1000 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है सोचिए, इमेजिन कीजिए। खैर इतना डिटेल नहीं जाएंगे, वरना क्या होगा कि वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है साहब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस का संबंध आ जाता है। तो 2 लेंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास रखोगे, जिसको देखना है उसको बोलोगे ऑब्जेक्टिव, जो आंख के पास रखोगे जिससे आपको देखना है उसे बोलोगे आईपीस। ये सब बिल्कुल आसान होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ, आईपीस आंख की तरफ, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। अब ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है कि हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है f0, वो छोटी फोकल लेंथ का होता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसकी फोकल लेंथ छोटी है, f0 हमारी छोटी होती है आईपीस से। ये याद रखना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड स्मॉल अपर्चर, और छोटे अपर्चर का छोटा बना, ये बड़ा बना दिख रहा है आपको। इट इज पोजिशन नियर द ऑब्जेक्ट टू बी मैग्निफाइड, ये ऑब्जेक्ट के पास रखा है जिसको कि बड़ा दिखना है। आईपीस ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ, ये देखिए आईपीस की फोकल लेंथ है, ये आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव वाले से बड़ी होती है, देख पा रहे हैं। और इसका अपर्चर भी बड़ा होता है, दिखाई पड़ रहा फोटो में, डायग्राम बना प्रैक्टिस कर लेना। इट इज पोजीशन नियर आई टू द व्यू द फाइनल इमेज, ये जरूर याद रखना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा गया है। चलिए आगे बात लेके चलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। फिर वही कहानी आ गई, एक बार इमेज बनाओगे डी पर और एक बार बनाओगे इन्फिनिटी पर। तो जब डी पर बना रहे हो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी पे बना दी इमेज। तो ये कहानी जो बन जाती है, फॉर्मूला m v0 अपॉन u0 1 प्लस d अपॉन f, फॉर्मूला याद कर लो। कब कहां बनी है इमेज? इमेज बनी है डी पर। अगले स्टेप में आ जाएगा इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही, तो ये फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है और पकड़े रहना है इसको। आगे बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जब हमारी इमेज बन जाती है इन्फिनिटी पर। आपको बताया था 2 जगह बननी है, तो उस समय फॉर्मूला आ जाता है, देखिए -l अपॉन f0 इंटू डी अपॉन f। एल क्या आ गया? एल आ गया भाई जो बनाए हुए माइक्रोस्कोप, इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, दिस इज एल, या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंसेज। ट्यूब जो बनाई है जिसके अंदर फिट करोगे ऐसे, या आप बोल दीजिए इसके बीच का डिस्टेंस लेंस के, वो एल आ गया। और ट्यूब अगर है तो ट्यूब में ट्यूब का लेंथ ले लोगे, बात खत्म हो जाती है। अब देखिए टेलीस्कोप, अब माइक्रोस्कोप में था पास की चीज को बड़ा देखना, टेलीस्कोप तो आसमान में तारे देखने के काम आता है, दूर की चीजों को बड़ा देखना। ये पास की चीज को बड़ा देख रहे थे, वो दूर की चीज को बड़ा देख रहे हैं। तो व्हाट इज टेलीस्कोप? इट इज द डिस्टेंट डिवाइस विच हेल्प्स टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के आते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। These makes us use of lenses to view distant objects. It has 2 types. जो रिफ्रैक्टिंग पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में 2 तरह के टेलीस्कोप आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल क्या है? विच इज यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, आसमान में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट, उनको देखने के काम में आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे देख रहे हैं, बहुत दूर है, सेना में यूज कर रहे हैं, वही दवे देख रहे हैं दुश्मन क्या कर रहा है, दुश्मन खाना खा रहा है जो भी है मतलब। तो ये अर्थ पे देखने के लिए काम आएंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और जो आसमान में सूरज, चांद, सितारे देखने के लिए काम आएंगे वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक और होते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये भी कुछ खास बातें लेके आते हैं, वो भी चर्चा करेंगे थोड़ी। These makes use of converging mirrors to view the distant objects, for example Newtonian and Cassegrain telescope, इसकी भी बात करेंगे। तो ये आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि टेलीस्कोप किस काम में आता है, किस टाइप के आते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सब कोर्स में है भाई साहब। इट इज ए रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, अभी देखा था, किस काम में आएगा? सूरज, चांद, सितारे देखने के। अब इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, 2 कन्वर्जिंग लेंसेज में पाए जाते हैं, फोटो भी देखेंगे। माउंटेड कोएक्सियली एट द आउटर एंड्स ऑफ द 2 स्लाइडिंग ट्यूब्स, ठीक है साहब। और अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव आईपीस की कहानी देखना। इसमें ऑब्जेक्टिव विच इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ, इसमें जो ऑब्जेक्टिव की लेंथ है एफओ वो ज्यादा है। पीछे जो पढ़ा था उसमें एफओ कम था माइक्रोस्कोप में, इसमें एफओ ज्यादा है।
एंड मच लार्जर एपर्चर, एपर्चर भी बड़ा है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव किधर होता है, जिसको सूरज चांद सितारे जिसको देख रहे हैं उस तरफ वाला, तो उसका फोकल लेंथ बड़ा, याद भी रख सकते हैं आसमान की तरफ है तो बड़ा फोकल लेंथ और बड़ा अपर्चर, और आईपीस आंख की तरफ है तो छोटा फोकल लेंथ और छोटा अपर्चर। थोड़ा को रिलेट करेंगे अपनी नॉलेज से तो फटाफट चीजें याद हो जाती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट, यहां भी कहानी वही डी और इंफिनिटी वाली है। तो यहां भी बच्चों देखेंगे तो कहानी दो तरह की आएगी कि डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बना रहे हो या इमेज बना रहे हो इंफिनिटी पे रिलैक्स्ड आई के लिए। तो जब हमारी कहानी डी पर बनती है, सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे क्या एंगल बनाता है, डिवाइड करेंगे किससे, जब हमारा फाइनल इमेज फॉर्म्ड है लीस्ट डिस्टेंस पे तो कितना बना रहा है। तो m की वैल्यू होती है माइनस एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा बेटा। ये किस कहानी का कहानी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कहानी है। अब देखिए ये कहानी तब की है जब इंफिनिटी पे इमेज बनाने की। देखिए इमेज कहां बन गई, इंफिनिटी पर, आई है इंफिनिटी, और ये कहानी क्या थी, ये दो ऑब्जेक्ट रखा है। ये देखिए लिखा है व्हेन बोथ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी इमेज भी ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है और इमेज हमने ऐसे बनाई कि वो भी इंफिनिटी पर है। जबकि ये कहानी कहाँ थी, इमेज हमारी, ये कहानी है इमेज हमारी डी पर है। तो ये आप उसका एक डेफिनेशन है पढ़ सकते हैं और ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। ये है जब इमेज हमारा इंफिनिटी पर है। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप is defined as the ratio of the angle subtended at the eye by the final image as seen through the telescope to the angle subtended at the eye by the object seen directly when both the image and the object lie at infinity। साहब जो भी है सिचुएशंस, ये कहानी बन गई m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इतना पकड़ के रखिएगा, काम बनेगा। डायग्राम बनाने को भी आता है एग्जामिनेशन में, तो ये जो 3-4 डायग्राम है इनको घर में बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बल्कि जिसे फटाफट 2-4 मिनट में बना के किनारे करें, अब पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए उसकी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए लिखा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5, m की वैल्यू दे रहा है 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज 36 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे दी है 36 सेंटीमीटर, लेंस के बीच का आइडिया। एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और इमेज कहां फॉर्म हो रही है बेटा, इंफिनिटी पर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ हमको ऑब्जेक्टिव की निकालनी है, ऑब्जेक्टिव ओ, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस भी निकालनी है। ये हमको दोनों फाइंड आउट करना है और ये कुछ डिटेल्स हमको दे रखी हैं। चलिए बात समझते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये देखिए एल हमारा था एफ ओ प्लस एफ ई, और एफ ओ की वैल्यू हो गई 5, ये m निकला एफ ओ अपॉन एफ ई, क्योंकि इमेज कहां बन रही थी, इमेज बननी इंफिनिटी पे, तो ये वैल्यू अपॉन लगा दी एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस साइन तो प्लस माइनस बता रहा, सीधा उल्टा। तो यहां से वैल्यू हो गई एफ ओ बराबर 5 एफ ई, और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना था, एफ ओ प्लस एफ ई। दोनों को जोड़ दीजिए आप, दोनों को जोड़ने के बाद एफ ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई और एफ ओ 30 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग की कहानी हो गई, इसका भी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉनकेव मिरर, ये देखिए मिरर है, ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एज द ऑब्जेक्टिव। यहां पर देखिए पैरेलल लेंस आती हैं और कॉनकेव मिरर लगाते हैं, ये मिरर है और इससे रिफ्लेक्ट होती है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और आदमी बंदा यहां से दिखता है। इस तरीके से न्यूटन वाला काम करता है। दूसरा है कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसमें देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉनकेव बोलॉइडल प्राइमरी मिरर हैविंग ए होल एट इट्स सेंटर। यहां पर देखिए हल्का सा छेद है, यहां पर पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, यहां पर सेकेंडरी मिरर लगा रखा है। ये रेज पड़ी, फोकस ऐसे लगाते हैं कि फोकस और इसके बीच के रास्ते में आ जाए सेकेंडरी मिरर, और यहां छोटा सा छेद कर देते हैं, वहां से आईपीस लगाते हैं देख सके। और ये मिरर कैसा है, पैराबोलॉइडल
पैराबोलॉइडल ऑब्जेक्टिव मिरर, जैसे सबका सब फोकस पे मिला पावे ये, और उसके बाद आईपीस से हम देख लेते हैं इसको जो देखना है, जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से इसकी कहानी बना लेते हैं। आपसे ये पूछा भी जाता है कि एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के, तो ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो मैंने ये भी डाल दिया कि रह न जाए कुछ। तो एक कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज हाई गैदरिंग पावर। जो कॉनकेव मिरर होती है उसके अंदर हाई गैदरिंग पावर होती है एंड एब्जॉर्ब्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट देन द लेंसेज ऑफ लार्ज अपर्चर्स। लेंसेज बहुत बड़े बड़े अगर बनाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले दूर का देखने के लिए, तो वो बहुत बड़े बनाना मुश्किल है, होल्ड नहीं कर पाएंगे, पैसे बहुत लगेंगे और टूट भी सकता है, और एनर्जी को, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेगा। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता, उसके पीछे सपोर्ट कर सकते हैं। भाई शीशा है, उसके पीछे मजबूत चीज लगा दीजिए, लकड़ी का कुछ लगा दीजिए, टिक जाएगा। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ब्राइट रहती है। सो इवन वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, फेंट स्टार्स होते हैं, उसको आसानी से देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। लेंसेज बड़े बड़े बनाओगे, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो बड़ी डिम इमेज दिखेगी, दिखाई नहीं पड़ेगा साहब आपको। दूसरा, ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ द मिरर यूज्ड, द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैव हाई रिजॉल्विंग पावर। क्योंकि आप लार्ज अपर्चर मिरर का यूज कर सकते हो, क्योंकि मिरर के पीछे सपोर्ट लगा सकते हो शीशे के पीछे, लेकिन लेंस के पीछे सपोर्ट कहां लगा दोगे? लेंस के पीछे तो सपोर्ट लगा नहीं सकते भाई, तो रिफ्रैक्ट होना है, जबकि जो मिरर होता है उसके पीछे आप पॉलिश करके सपोर्ट लगा सकते हो, तो बड़े अपर्चर्स बना सकते हो जो डैमेज भी नहीं होंगे, सस्ते भी पड़ते हैं। एज द ऑब्जेक्टिव इज ए मिरर एंड नॉट ए लेंस, तो इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मिरर है, तो क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं मिलता कि कलर फैल जाए। द यूज ऑफ पैराबोलॉइडल मिरर रिड्यूसेस द स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन जो होती है, ये इसको खत्म करने के लिए हमने इस तरह के मिरर्स का यूज किया है, जिससे हमारा एबरेशन नहीं हो स्फेरिकल कि दो तीन इमेजेस फॉर्मेशन होने लगे वहां पर, सबके सब फोकस एक ही जगह हो। ये जो समझ रहे हैं, नॉर्मली स्फेरिकल लेते हैं तो कभी कभी क्योंकि ड्यू टू दिस अपर्चर कि इसका फोकस, याली रेज यहां फोकस हो जाएंगी, ये रेज यहां फोकस हो जाएंगी, तो फोकस इसका अलग थोड़ा रेंज में आ जाता है। और जब हम लोग पैराबोलिक शेप का लेते हैं तो इस तरह का बनता है कि सारी रेज एक ही जगह फोकस होती है, ये फायदा मिल जाता है इसका। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि स्फेरिकल एबरेशन मतलब कमियां, गड़बड़ी वो नहीं